सो क्या हम लाइव हैं? लेट्स सी हाउ वी लाइव। हेलो 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 हेलो। सो क्या हम लाइव हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? सही है, ठीक है, ओके। हेलो 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 हेलो। सो क्या हम लाइव हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? सही है, ठीक है, ओके। हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is Yarjan, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम पूरा का पूरा, ठीक है, नीट के लिए पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हम पूरा एनसीईआरटी का वन शॉट करेंगे इस क्लास में, जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी का डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी वन शॉट करने वाले हैं, पूरा लाइन बाय लाइन आपका मैं डी एंड एफ ब्लॉक करवाऊंगा, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स में कवर कराऊंगा, बट बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, ऑलमोस्ट 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करिए वीडियो, तो लास्ट तक देखना, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। जस्ट 1 मिनट वेट करते हैं, जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 8 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, ठीक है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करिए वीडियो, तो लास्ट तक देखना, ठीक है। आवाज तो आ रही है, ठीक है। ओके, सो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, जैसे ज्वाइन करते जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल स्टार्ट द चैप्टर, ओके, वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सो देखो, हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीयूटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में काम आता है एक तो, और ये 12th का चैप्टर है, 12th का यूनिट 4 है, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले स्टार्टिंग में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सच एज थोरियम, प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम आर प्रूविंग एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। तो आपको बताना चाहिए कि थोरियम, प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एक सेकंड में इसको साइलेंट कर दूं, ठीक है, अब बेस्ट है। तो चलते हैं आगे, ठीक है, ये तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। तो देखो, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12, 3 से 12 तक के सारे क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, विच डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स, जिसमें क्या होगा 3D, 4D, 5D एंड 6D होगी। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। और डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक भी होंगे, जिनको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, जिनको हम पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे लिखते हैं, उनको अलग से लिखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती है सबकी डिफरेंट होती है। उनको क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। They are placed in the separate panel at the bottom of the periodic table. The name transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of D block and F block. तो D block बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और F block को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी अंदर है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी अंदर है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो आपके 3D सीरीज में कौन है, स्कैंडियम टू जिंक है, 4D सीरीज में यट्रियम टू कैडमियम है, 5D सीरीज में लैंथेनम टू लैंथेनम, देन HF टू HG है, हाफनियम एंड मरकरी। देन 60 सीरीज जो होती है आपकी वो RF से CN है, जो आपको 60 सीरीज से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। द 2 सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज 4f एंड 5f। 4f होती है सीरियम टू लुटेशियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम, 5 होती है थोरियम टू लॉरेंशियम, ठीक है, थोरियम टू लॉरेंशियम आर नोन एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। अब देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स थे ना, वो डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ट्रांजिशनल बिटवीन दोज ऑफ S एंड P ब्लॉक। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो S और P ब्लॉक के बीच में थे। S ब्लॉक क्या है, मेटल्स, P ब्लॉक क्या है, नॉन मेटल्स। तो उनका क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक नेचर में, वो एक बीच में थे ना, बीच में थे किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, इसलिए उनको स्टार्टिंग में ऐसा इसलिए बोला गया ट्रांजिशन मेटल्स। बट बाद में आईपीसी ने क्या बोला, नाउ अकॉर्डिंग टू आईपीसी ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। ट्रांजिशन मेटल्स अब वो होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, चाहे वो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हो या आप ऑक्सीडाइज एटम की बात कर रहे हो। बट 3 जो है
जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो उनमें आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है हमेशा, चाहे आप न्यूट्रल स्टेट की बात कर लो, चाहे आप ऑक्सीडाइज स्टेट की बात कर लो, चाहे आप जिंक 2+, Cd2+, Hd2+ बात कर लो, 3d10, 4d10 और 5d10 होगा, चाहे आप बात कर लो जिंक कैडमियम और मरकरी, इनका भी क्या होगा 3d10, 4s2, 3d10, 4d10, 5s2 एंड 5d10, 6s2। मतलब यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जितने इनके अलावा सारे क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इनके अलावा सारे क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। तो वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मरकरी बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ 3D, 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज, देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। क्योंकि वो डी ब्लॉक में आते हैं इसलिए उनको हम ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ लेते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल के साथ भी पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड D और F ऑर्बिटल्स इन द एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उनको डिफरेंट कैसे करा, क्योंकि उनका जो है जो सबशेल है वो पार्टली फिल्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, हैंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली। हाउएवर द यूजुअल थ्योरी ऑफ वैलेंस इज एप्लीकेबल टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू द ट्रांजिशन मेटल आल्सो, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स पे भी वो थ्योरी लगती है, कौन सी वाली, जो वैलेंस वाली थ्योरी लगती है, ठीक है, वैलेंस वाली थ्योरी लगती है। अब देखो ध्यान से देखना, वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, टाइटेनियम बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ये सारे हमारे ट्रांजिशन मेटल सीरीज में जो हम पढ़ने हैं, ठीक है, जो हमको आगे पढ़ने हैं। देखो अब हम डीप में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है, एस और पी ब्लॉक के बीच में, इसलिए बोल रहा ट्रांजिशन। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट चेन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल लेवल ऑफ एटम्स receive electrons giving rise to 4 rows of the transition metals, that is 3D, 4D, 5D and 6D। अब पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, देखो आपके सबसे बाहर वाला शेल कौन सा होता है, NS। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, NS। NS को बोलते हैं वैलेंस शेल, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, N-1D। N-1D को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और D के भी अंदर कौन है, F है, तो N-2F को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं और वैलेंस किसको बोलते हैं और एंटी पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1 D1 to 10 NS1 to 2। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, बट बहुत सारे एक्सेप्शन जो मैं बताऊंगा अभी, धीरे करके सारे बताऊंगा एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है, पर यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है। जो पैलेडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, होना क्या चाहिए था, 4D8 होना चाहिए था, 5s2 होता है, होना क्या चाहिए था, 4D8 5s2, 4D8 होना चाहिए था और 5s2 होना चाहिए था। बट क्या होता है, 4D और 5s की एनर्जी सिमिलर होती है, तो 5s में से इलेक्ट्रॉन 4D में चले जाता है और आपको बन जाता है 4D10 5s0। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, पूछते हैं 4D10 और 5s0 आप पूछते हैं आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में, चलो चलते हैं आगे। अब N-1D देखो, N-1 स्टैंड्स फॉर द इनर डी ऑर्बिटल्स, हमको पता है, और NS जो है वो इसके लिए इस ऑर्बिटल के लिए may have 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें N-1 में कितने होते हैं, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। However, this generalization has several exceptions because of the little energy difference। अब यहाँ पे exceptions क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो है N-1D और NS की जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो अगर हम एक्सेप्शन देखें तो हमारा क्रोमियम और कॉपर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, वो हमने पहले ही पढ़ा है, आपका केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि एक्सेप्शन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एक्सेप्शन होते हैं। तो होना क्या चाहिए था, क्रोमियम में होना चाहिए था 3D4 4s2, बट होता है 3D5 4s1। होना क्या चाहिए था 3D4 4s2। कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या होता है 3D9 4s2 होना चाहिए था, बट होता क्या है 3D8 10 4s1 ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और क्रोमियम में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देख लो, अब ध्यान से देखो कि कौन कौन से क्या है एक्सेप्शन आपके। तो क्रोमियम सबसे पहले, तो क्रोमियम में क्या होगा आपका 4s1 3D5 होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जिसमें भी जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन है, ठीक है, जो भी मैंने बॉक्स बना रखे हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन है। कॉपर में मैंने बता दिया आपको क्या होगा 4s1 और 3D10 होगा। सिमिलरली जो नायोबियम है, नायोबियम देखो, नायोबियम में क्या होगा, नायोबियम में आपका 5s1 और 4D4 होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए था 5s2 4D3 होना चाहिए था, तो ये भी पता होना चाहिए, नायोबियम में एक्सेप्शन है। देन मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम में क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि उसको भी वापस से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन करनी है, ठीक है। क्रोमियम के नीचे ही है, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, तो उसको भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन करनी है। सिमिलरली आपका टीसी में भी क्या है, आपका टीसी में एक्सेप्शन है, यहाँ 4D6 है, 4D5 होना चाहिए था बट 4D6 है और 5s1 होता है। सिमिलरली रुदेनियम में भी आपका 5s1 और 4D7 है, ठीक है। सिमिलरली रोडियम में भी आपका क्या है 5s1 और 4D8 है। और पैलेडियम में क्या होगा, देखो पैलेडियम वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेडियम बता दिया आपको, जिससे कि वो
फुलफिल डिस्टेबिलिटी अटेन कर ले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ठीक है। पैलेडियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सब में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस या एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए था आपका 5s2 48 होना चाहिए था, बट ये गलत होता है, आपका होता है 5s0 4d 10, दैट इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ पीडी। सिमिलरली एजी के लिए हम बात करें तो एजी जैसे कॉपर में था वैसे एजी में होगा, यहाँ पे आपका 5s1 और 4d 10 होगा ड्यू टू द फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। सिमिलर समझ आ गया। नेक्स्ट अगर देखें 3D सीरीज, 5D सीरीज में अगर देखें ऊपर वो जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी 4D और 3D, ठीक है, 3D पढ़ी थी और 4D पढ़ी थी। अब हम देखते हैं 5D में क्या क्या एक्सेप्शन है। तो 5D में देख लो क्या क्या एक्सेप्शन है, मैंने बॉक्स में बना रखा है। तो प्लेटिनियम में भी सेम एक्सेप्शन होगा आपका 6s1 और 5D 9 होगा। सिमिलरली एयू में क्या होगा, एयू में इसलिए होगा क्योंकि आपको फुलफिल कॉन्फिगरेशन चाहिए कॉपर एजी एयू, ठीक है। कॉपर के नीचे वाले सारों में एक्सेप्शन होगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होगा। उसके बाद देख लो यहाँ पर भी आरजी में क्या है, आरजी में वेरी इंपॉर्टेंट 60-10 होता है, 60-10 और कॉपर के नीचे इसलिए आरजी में भी होगा, ठीक है। पीटी एयू में तो होगा ही होगा और आरजी में भी होगा, ठीक है। तो पीटी 6s1 5d 9 और एयू 6s1 5d 10 होता है, ठीक है। 6s1 5d 10 होता है। तो ध्यान रखना है आपको सारे एक्सेप्शन जो मैंने आपको बता दिए, और किसी में एक्सेप्शन नहीं है, और सब में सेम चलेगा, ठीक है, और सब में सेम चलेगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मरकरी एंड Cn आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला n-1d ns2। देखिए n-1d ns2 क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा ns2 रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है n-1 d 1 to 10 1 से 10 और ns2, ये 1 to 10 ही होगा, 10 ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा 10 ही होगा क्योंकि लास्ट है ना, तो d 10 होगा, ठीक है, d 10 होगा। सिमिलरली द ऑर्बिटल्स इन द दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट, जो मैंने बता दिया आपको, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। The d block of the transition elements protrude to the periphery of the atom more than other orbitals S and P। मतलब ये क्या है, ज़्यादा डिफ्यूज है, ठीक है, ज़्यादा क्या है डिफ्यूज है ये। Hence they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms or molecules surrounding them, ठीक है। अभी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ्यूज है, फैले हुए हैं, तो सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इनका, सराउंडिंग से बहुत अफेक्ट होता है, और जो सराउंडिंग में एटम्स है उनको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग में एटम्स प्रेजेंट है उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आयंस ऑफ given d n configuration and equals to d 1 to 9 have similar magnetic and electronic properties with partly filled d orbitals, very important। उनकी क्या होती है, they exhibit certain properties, variety of oxidation state, यहाँ पे oxidation state होती है different colored compounds बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे unpaired electrons हैं, then they show complex formation and with a variety of ligands, ये complex formation बनाते हैं जो कि हम coordination compounds में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनका एक और important property है कि जो transition elements होते हैं वो catalytic behavior show करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, देखो फर्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो नियरली ऑल ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हमको सबको पता है। डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट करना, मैलेबिलिटी मतलब उनको हैमर करना शीट्स में, ठीक है, जो मेटल्स है उनको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट करना। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर, मतलब शाइनिंग होते हैं बहुत। एक्सेप्शंस क्या है, जिंक, कैडमियम, Hg, मरकरी एंड मैग्नीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी सबको याद आता है, मैग्नीज सबको याद नहीं रहता, ठीक है। मैग्नीज होता है, क्या होता है इनका, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो इनका एक से ज्यादा, ठीक है, ये एक से ज्यादा एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देख लो जो Mn है वो BCC में एग्जिस्ट करता है, CCP में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली जिंक HCP, CD HCP और HGB क्या हो जाएगा हमारा HCP। ध्यान से देखना। अब हम आते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान से देखना। द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट द जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी वोलेटिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। वोलेटिलिटी मतलब इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, डिपिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D 4D एंड 5D, ठीक है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों NS और N-1D दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, NS और N-1D दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी मच हायर, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हायर होता है। तो इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल राइज टू अ मैक्सिमम ऑफ एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यूज ऑफ Mn एंड Tc एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो इनका जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट एक एक्सेप्शन है, कहां पर, Mn पे और Tc पे। इन पे एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनका स्ट्रक्चर है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू विच इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट फॉर्म, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो पड़ेगा
फिर Mn पे डिक्रीज होगा, ठीक है, डिप आएगा, कहां पर डिप आएगा Mn पे, डिप आएगा Mn पे, फिर इंक्रीज होगा वापस, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा और फिर वापस डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ आपका जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा आपका, क्योंकि वहां पे मेटलिक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो आपको मेटलिक बॉन्डिंग है वो आपकी वीक हो गई, किसमें? जिंक कैडमियम मरकरी में, बिकॉज वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। They have high enthalpy of atomization which are shown in this figure. The maxima at about the middle of each series indicate that the one unpaired electron per d orbital is particularly, ठीक है। अब देखो ध्यान से, the number of unpaired electrons, अगर हम बात करें unpaired electrons की, the number of unpaired electrons increase होगी तो मेटलिक इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जैसे मेटलिक इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा मेटलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम बात करें Mn की, Mn में तो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, बट इसकी कम होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या होता है? टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे डिप आएगा, मैंने जो आपको बता दिया, ग्राफ में जो डिप आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैक्सिमम बात करें तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। देख लो ग्राफ में, सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम का, उसके बाद मॉलिब्डेनम का, उसके बाद टंगस्टन का। तो जो फोर्थ वाले ग्रुप पे है, ठीक है, जो 3D4 वाले हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इन सबका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? क्रोमियम का क्या होता है? 4s135, क्या होता है? 4s135 होता है, 4s234 नहीं होता, ध्यान से देखना, 4s135 होता है, ठीक है, 4s135। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे कम किसका होता है? Mn का सबसे कम होता है, और आपके सारे जो भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उन सबका कम होता है, जो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है, जो मैंने आपको रीजन बता दिया। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? आपको मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्लियर है? तो इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपको बता दिया, स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, जो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सिंस वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? कि हमको कोई भी सॉलिड हमारे पास, उसको हमको अगर गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो हमको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ती है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे कि वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाए। ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज्यादा सॉलिड जो है स्टेबल होगा, उतना ज्यादा सॉलिड स्टेबल होगा, तो उतनी ज्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा हमको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस स्टेट, ठीक है। आ रहा समझ में? तो जिसकी जो सबसे ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग करेगा, जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। टेंड टू बी नॉबल इन देयर रिएक्शंस। Another generalization that may be drawn from figure 4.2 is that the metals of the second and third series have greater enthalpies of the atomization than the corresponding elements of the first series. जो आपके 4D और 5D है, उनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक है, हमने ग्राफ में देख लिया, मेटलिक बॉन्डिंग उसकी ज्यादा है, ठीक है, उनकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या है? ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं ग्राफ, उससे पहले हम देखेंगे आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ग्राफ। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसका है? आपका क्रोमियम का, फिर मॉलिब्डेनम का, और फिर टंगस्टन का, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। और आपका लोअर कहां पे आ रहा है? आपका डिप कहां पर आ रहा है? Mn पे। Mn पे डिप क्यों आ रहा है? क्योंकि Mn की जो है, वहां पे मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है? लेस होती है, ठीक है, मैंने बताया था मेटलिक बॉन्डिंग लेस होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लो कि मेटलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेटलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del HA, ठीक है। इससे भी आप ग्राफ इजीली पता लगा सकते हो। तो उन दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। डिप कहां पर आएगा? डिप आएगा Mn पे, और Mn के नीचे वाले एलिमेंट्स पे, और सिमिलरली जिंक, कैडमियम और मरकरी पे, ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी पे। तो अब देख लेते हैं हम वेरिएशन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। तो देखो, हमको पता है कि अलोंग द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ d ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी। इट विल बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो एस सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की सबसे कम। मतलब डी और एफ की सबसे पुअर शील्डिंग होती है, डी और एफ की सबसे पुअर शील्डिंग होती है, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो डिफ्यूज होता है, ठीक है, जो उनकी शेप होती है ना वो डिफ्यूज होती है, बहुत ज्यादा फैली हुई होती है, इसलिए अच्छी तरह शील्ड नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए अच्छी तरह शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियस को। तो बट नॉट दैट इफेक्टिव, हैंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। उसकी वजह से आयनिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो आयनिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ गिवन सीरीज, हाउएवर द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल।
ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था वो उतना डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था वो उतना डिक्रीज नहीं होता, क्यों? द कर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द कर्व्स शोज एन इंक्रीज फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट 3D, second 4D of the elements, but the radii of the third 5D series are virtually the same as those of corresponding members of the second series. देख लो एक बार ग्राफ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज में क्या हो रहा है, पहले एकदम आपका बोर्ड जैसा ग्राफ बनता है, ठीक है, आपका बोर्ड जैसा ग्राफ बनता है, पहले इंक्रीज में स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, मैं अलॉन्ग द पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड बात कर रहा हूँ मैं, अलॉन्ग द पीरियड बात कर रहा हूँ ये मैं। अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आपका डिक्रीज हो रहा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये बोर्ड जैसा ग्राफ है, ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, बोर्ड जैसा ग्राफ है आपका, ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके आपका बोर्ड जैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, बोर्ड जैसा ग्राफ बन रहा है। ये तो हमको पता लग गया कि पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज है, सब में ऐसा ही है, 3D में भी ऐसा ही है, 4D में भी ऐसा ही है और 5D में भी ऐसा ही है, ठीक है, आ रहा समझ में। बट देखो यहां से 3D के बाद 4D में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नीचे आ जाए हमको पता है डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा क्योंकि शेल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। बट देखो ध्यान से, हम जब 3D से 4D से आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बट 4D से 5D जाने पर एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या इक्वल है, मतलब वहां पे जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो बहुत कम है, जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो बहुत कम है। क्यों कम है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि वहां पे बीच में 4f ऑर्बिटल्स भी आ गए, ठीक है, वहां पे क्या आ गए, 4f ऑर्बिटल्स भी आ गए। तो दिस फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स व्हिच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज ऑफ अ एलिमेंट बिगिन। तो वहां पे 4D की वजह से, सॉरी 4f की वजह से, जो 4f की गंदी शील्डिंग है, ठीक है, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से जो एटॉमिक साइज आपका बढ़ना चाहिए था, जो आयनिक साइज एटॉमिक साइज आपका बढ़ना चाहिए था, बट 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि शील्डिंग गंदी हो गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए था, बट वो इंक्रीज इतना नहीं होता, ठीक है, जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इतना इंक्रीज नहीं होता बिकॉज ऑफ 4f एंड 5f पुअर शील्डिंग। So the filling of 4f before 5D orbitals result in regular decrease in atomic radii called lengthened contraction, और 5f हम किसके लिए पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, which essentially compensate for the expected increase in the atomic size, जो ये compensate कर देता है with increasing atom number। इसलिए क्या होता है, जो 4D से 5D, ठीक है, 4D से 5D जाओगे तो ऑलमोस्ट जो होगा वो एटॉमिक, जो आपका रेडियस होगा, जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक सेकेंड, हेलो 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 हेलो। सो मेरी आवाज़ आ रही होगी आई थिंक, वैसे तो आ ही रही है और मैं दिख भी रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। सो मैं क्या बता रहा था कि वहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से जो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो जिरकोनियम और हाफनियम है, ठीक है, जिरकोनियम और हाफनियम उनका जो सिमिलर रेडिया होता है, उनका जो एटॉमिक और एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया जो होता है वो एकदम सिमिलर होता है, दैट इज 160 और 150 पिकोमीटर, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसका जिरकोनियम और हाफनियम का, क्योंकि वहां पे 4f इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जो उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जो आप देख रहे हो 160 और 159,
ठीक है. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज एट्रीब्यूटेड टू द सिमिलर कॉज, दैट इज इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, वहां पे क्या होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है. इम्परफेक्ट मतलब गंदी शील्डिंग. ठीक है, आपकी पुअर शील्डिंग होती है. ठीक है, आपकी क्या हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है. And as the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease in the size 4f n orbitals. ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आपका 4n ऑर्बिटल्स है उसका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे आपकी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया. ठीक है, नीचे आते जाते न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन जो है ज्यादा हो गया और आपका साइज जो है वो कम हो गया. द डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है ग्राफ, इस पैराग्राफ को. अब क्या हो रहा है, हमारा नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है. ध्यान से देखना, नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, नीचे जाते जाते रेडियस इंक्रीज होना, नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा ये. द डिक्रीज इन द मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन द एटॉमिक मास रिजल्ट्स इन द जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑफ दिस एलिमेंट्स. दस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डेंसिटी में बी नोटेड. ठीक है, जो टाइटेनियम में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. हाँ, रेडियस डिक्रीज होगा ना आपका, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा. रेडियस डिक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है आपकी, क्योंकि जैसे छोटा साइज छोटा हो जाएगा वैसे वैसे स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी. अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी आपकी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो आपको डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेंसिटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है. ठीक है, डेंसिटी हमेशा बढ़ती है. तो एक टेबल देखते हैं हम, पहले हम टेबल देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसिटी की टेबल दे रखी है स्कैंडियम से जिंक तक, तो सबकी बढ़ रही है. ठीक है, 3.41, एक सेकेंड, सो यस, सो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी जैसे हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बट जिंक के लिए क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी सबसे कम होगी. ठीक है, डेंसिटी सबसे कम होगी जिंक के लिए बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, जिंक के लिए सबसे कम होगी. ठीक है, डेंसिटी सबसे कम किसके लिए होगी, जिंक के लिए होगी. तो ये आपको बता रहा था मैं. तो अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है, आपका साइज पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रहा है. अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप बात करें तो 3D फिर 4D और फिर 5D, ये होता है आपका बढ़ ही रहा है. बट जो बढ़ रहा है ना 3D से 4D, तो आपका जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, 3D से जो 4D है आपका इंक्रीमेंट जो है वो अच्छा है. जो आपका 3D से 4D है वो इंक्रीमेंट क्या है, आपका इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है. बट अगर हम बात करें 4D से 5D की तो डिफरेंस जो है वो बहुत कम है. ठीक है, जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है. तो जो इंक्रीमेंट है वो बहुत कम है. उसको वो किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो हमने देख लिया जिरकॉनियम हाफनियम का. ठीक है, जिरकॉनियम और हाफनियम का हमने देख लिया. फिर ये भी हमने देख लिया. ठीक है, ग्राफ में. उसके बाद एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन आपके सबसे कम किसकी है, एमएन और जिंक के लिए सबसे कम है. वाई, बिकॉज ऑफ देयर टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर. और जिंक में क्या है, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे डेंसिटी भी आपकी बहुत कम है और एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन भी सबसे कम है. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन. तो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन आपकी दो जगह कम है. ठीक है, दो जगह डिक्रीज हो रही है, 326 473 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बट अगर हम बात करें एमएन की, तो एमएन में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एमएन में आपकी डिक्रीज हो रही है एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन, प्लस जिंक में भी आपकी डिक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर. ठीक है, इनका जो होता है एक अलग सा आपका टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, टिपिकल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एमएन में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी इसकी एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, बहुत कम है. मतलब ये इजीली क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. चलते नेक्स्ट पे. नाउ नेक्स्ट इज आयनेशन एंथैल्पी. तो आयनेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, इसमें जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा. देयर इज एन इंक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जैसे हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, which accompanies the filling of inner d orbitals. ठीक है, these values show that the successive enthalpy of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transition elements. इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही जितनी बढ़नी चाहिए थी, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ नहीं रही. क्यों नहीं बढ़ रही है, the variation in ionic enthalpy along a series of transition metals is much less in comparison to variation along a period of non-transition elements. The first ionic enthalpy in general increases. पहले इंक्रीज हो रही है फर्स्ट ionic enthalpy, मतलब जब हम पैरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो इंक्रीज हो रही है. But the magnitude of the increase in second ionic and third ionic enthalpies for successive elements is much higher along a series. तो सीरीज के along जो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज है वो ज्यादा है, मतलब IE2 और IE3 ज्यादा है. ठीक है,
I2 और I3 ज़्यादा है बट I1 क्या है, छोटा है, ठीक है। I1 की वैल्यूज़ क्या है, बहुत कम है। अभी क्यों हो रहा है, तो देखो, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल्स 3D series, though of the little chemical significance can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energy of 4s and 3d orbitals। मतलब क्या बोल रहा है, जो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो 4s और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है। ध्यान समझना कैसे ऑल्टर कर रहा है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती है किस केस में, ध्यान से देखना, वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल, और सब में इंक्रीज हो रही है बट यहाँ पे एक डिक्रीज आता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीमेंट आता है किस किस में, वेनेडियम में, कोबाल्ट में और निकल में, ठीक है। वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। क्यों डिक्रीमेंट आता है, ध्यान से देखो, अगर कोबाल्ट का हमको पता है कॉन्फिगरेशन क्या है, 3d7 4s2 है, अभी 3d क्या है, दो, अभी यहाँ पर 2 एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो रिलीज कम होगी, जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, यस ऑफकोर्स कम होगी। जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सचेंज है, ठीक है। एक ये एक्सचेंज है और एक ये एक्सचेंज है। बट जैसे ही मैंने 4s का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, मैंने अगर CO+1 बना दिया, CO+1 मतलब आपको पता है कि पहले कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 4s से निकलेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से। तो यहाँ 4s 1 बन गया और यहाँ पे 3d क्या बन गया, 7 बन गया। यहाँ पे 3d 7 ही रहेगा, यहाँ पे तो 3d 7 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो 4s और 3d की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन का जाएगा 3d में चले जाएगा, ठीक है। 4s इलेक्ट्रॉन का चलेगा 3d में, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा। 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 4s 0 और 3d 8। तो अब यहाँ पे एक्सचेंज कितने हो गए, 1 2 और 3, क्योंकि ये वाला भी तो यहाँ से सकता है ना, ये वाला भी यहाँ पे सकता है। तो एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। 3 एक्सचेंज की वजह से एक्सचेंज एनर्जी रिलीज जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस 2 एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। उसकी वजह से क्या होता है, हम मानते हैं कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी 30 दी, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी 30 दी, बट जो एक्सचेंज एनर्जी थी ना वो 10 रिलीज हो गई। एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज एनर्जी हो गई वो 10 रिलीज, 10 - 10 रिलीज हो गई। जो रिलीज होती है वो होती है माइनस, तो -10 रिलीज हो गई। तो एक्चुअली में जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, जो एक्चुअली में हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी काम करी है वो कितनी करी है, 20 करी है, क्योंकि ये तो हमको वापस मिल गई ना, 10 तो रिलीज हो गई। आपको समझ आ रहा है, 10 तो रिलीज हो गई है, तो 10 तो रिलीज हो गई, तो हमारी कितनी, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई, 20 हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी हुई। That's why the first ionization energy decreases in the 3D series। क्यों, because of exchange energy phenomena, because of exchange energy phenomena। और exchange energy phenomena कहाँ से आ रहा है, exchange energy phenomena आ रहा है because of आपको जो 3D और 4s की एनर्जी है, जो आपके 3D और 4s की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। वही ये बोल रहा है, उसने ये बोला कि रिलेटिव एनर्जी, ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो आपने जो रिलेटिव एनर्जी थी ना उसको ऑल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया। जो 3D और 4s की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा था, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3D और 4s की एनर्जी में डिफरेंस जो हो गया वो और कम हो गया, और वहां पे 4s इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं, दैट्स वाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीमेंट होना चाहिए था वो इतना नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1d इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बता दिया आपको। एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन 3D सीरीज वी सी दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिट ऑफ इनर सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स का ऐड हो रहा है और 3D ऑर्बिटल में, और 3D इलेक्ट्रॉन की जो शील्ड होते हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज समवॉट मोर इफेक्टिवली देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड वन अनदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शील्डिंग हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि डी की शील्डिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। देयरफॉर द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज लेस रैपिडली। जो एटॉमिक रेडिया होता है वो लेस रैपिडली डिक्रीज होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। दस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ओनली स्लाइटली अलॉन्ग द 3D सीरीज, क्योंकि जो आपका एटॉमिक रेडिया है ना, एटॉमिक रेडियस जो है ना वो आपका इतना डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इतना डिक्रीज नहीं हो रहा, दैट्स वाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो इतना नहीं हो रहा, ठीक है। ये बता भी दिया आपको मैंने एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। The W of highly charged ions have D10 configuration with no 4s electrons। जो W और वो highly charged ions होंगे उनमें D configuration होगा बट 4s इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वो W charge मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा, तो 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। 4s 0 हो जाएगा, तो जो लिखा हुआ है वो बताया। अब देखो ध्यान से देखो, Mn2+ और Fe3+, the trend of steady increase in the second and third ionization energies enthalpy break for the formation of Mn2+ and Fe3+। तो Mn2+ की क्या होनी चाहिए थी, जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना Mn2+ की, वो क्या होती है, Mn2+ क्या है, 3d5 है, 3d5 है। अब जैसे ही आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Mn2+ थर्ड इलेक्ट्रॉन देने के लिए Mn2+ को Mn3+ कन्वर्ट करने के लिए जो आपको I3 लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि Mn2+ स्टेबल है, ठीक है। Mn2+ क्या है, स्टेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें Fe2+ से Fe3+,
सिमिलरली अगर हम बात करें Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस है 3d6 और Fe3 प्लस है 3d5, तो जो I3 Fe3 के लिए होगी ना वो बहुत कम होगी, ठीक है, वेरी लेस क्यों होगी, क्योंकि वो 3d6 से 3d5 जा रहा है, दैट इज 3d5 क्या आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 3d5 क्या आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही बोल लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में, ठीक है, उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बिकॉज बोथ वांट टू अटेन द डीप कॉन्फ़िगरेशन, Mn2 प्लस का पहले से 3d5 है और जैसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा तो वो 3d5 बन जाएगा, 3d5 क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो द थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूज ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्टिव ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो होगा, पहली बात। रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, एंड द थर्ड इज एक्सचेंज एनर्जी, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रॉक्सिमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, आपको बताया, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी जितने ज्यादा आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। यहाँ पे 2 एक्सचेंज हो रहे हैं और यहाँ पर 3 एक्सचेंज होंगे। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी आपको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रही है तो उससे सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और आपकी आयोनेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, आपकी आयोनेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। तो द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये आपको बता दी, जो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी वो क्या कर देगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, Mn प्लस है 3d5 4s1, Mn प्लस है 3d5 4s1, तो Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा इजिली टू अटेन द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए Cr प्लस पहले से d5 है, Cr प्लस पहले से d5 है, Cr प्लस से Cr प्लस 2 कन्वर्ट होने में क्या इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, तो उसकी सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो Cr प्लस की सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी Mn प्लस से, क्योंकि Mn प्लस चाहता है कि मैं Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हूं, तो सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम प्लस की। क्यों, क्योंकि क्रोमियम प्लस क्या है, d5 है, वो चाहता नहीं कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के वो अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गवा दे, और Mn प्लस जो है वो 3d5 4s1 है, वो इजिली चाहता है कि वो 3d5 स्टेबिलिटी अटेन कर ले, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें Fe2 प्लस और Mn2 प्लस की, तो आयोनेशन एनर्जी, थर्ड आयोनेशन एनर्जी Fe2 प्लस की क्या होगी, थर्ड आयोनेशन एनर्जी Fe2 प्लस की ज्यादा होगी, सॉरी Fe2 प्लस की कम होगी। क्यों, क्योंकि Fe2 प्लस चाहता है कि मैं Fe2 प्लस से Fe3 प्लस कन्वर्ट हो जाऊं इजीली, क्योंकि वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, बट Mn प्लस तो क्या है 3d5 है, वो 3d5 से 3d4 नहीं जाना चाहता, दैट्स व्हाई द थर्ड आयोनेशन एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस इज हायर, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है आपकी जो टेबल दे रखी है उसमें वही दे रखा है कि जो आपकी थर्ड आयोनेशन एनर्जी है वो Mn के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो थर्ड आयोनेशन एनर्जी है वो Mn के लिए आपकी ज्यादा है, बट सेकंड आयोनेशन एनर्जी Mn के लिए, जो सेकंड आयोनेशन एनर्जी Mn के लिए वो बहुत कम है, बिकॉज इट वांट टू अटेन द 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जिंक के लिए भी यही होगा, जिंक में क्या है, Zn2 प्लस बनेगा 3d10 बनेगा, तो जिंक 2 प्लस के लिए जो सेकंड आयोनेशन एनर्जी वो बहुत कम है, बट थर्ड आयोनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। थर्ड आयोनेशन एनर्जी सबके लिए एक्चुअली ज्यादा है, बट अगर कंपेयर करें सबसे ज्यादा किसके लिए, Mn के लिए, और जिंक के लिए सबसे ज्यादा है। आ रहा है समझ में, बिकॉज दे वांट टू अटेन द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं आगे, तो ये आपको बता दिया मैंने, ये भी आपको बता दिया। हाँ ये देखो, तो द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2 होती है, ठीक है। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी व्हिच शोज अनयूजुअली हाई फॉर Cr एंड कॉपर। Cr और कॉपर के लिए हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ D5 एंड D10, तो जो क्रोमियम है और कॉपर है उनके लिए हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे Cr प्लस 1 3d5 और Cu प्लस 1 3d10 है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी होगी, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। क्लियर है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ Zn इज कॉरस्पॉन्डिंगली लो एज अ ट्रांजिशन आयोनेशन कॉजेज द रिमूवल ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन, तो Zn के लिए क्या होगी, कम होगी, जो आपको बता दिया मैंने, और Mn के लिए भी कम होगी, ठीक है। Mn के लिए भी कम होगी क्योंकि दे वांट टू अटेन द नोबल गैस, दे वांट टू अटेन द फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर बात करें ऑल्सो द हाई वैल्यूज ऑफ फॉर थर्ड आयोनेशन एंथैल्पीज ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक इंडिकेट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +2 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, किसके लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए और Ni के लिए, ठीक है, बिकॉज वो पहले से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, पहले से क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन स्टेट देख लो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो कर रहा है, Mn शो कर रहा है, ठीक है, Mn शो कर रहा है, Mn सबसे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो कर रहा है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल शो कर रहा है, तो Mn है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल बोल रहा हूं मैं, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो कि एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, या ऐसे बोल सकता हूं कि जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, वेरिएबल मतलब बहुत सारी नहीं करता शो, बहुत सारी कौन शो नहीं कर रहा, स्कैंडियम। अब आप बोलोगे जिंक भी नहीं कर रहा, बट मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल, क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन मेटल। जिंक क्या ट्रांजिशन मेटल है, नहीं, तो आपका आंसर होगा स्कैंडियम ना कि जिंक, ठीक है। अगर मैं पूछूं कौन सा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज का आपकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर रहा, तो आपका आंसर आएगा जिंक। बट आप मैंने पूछा स्कैंडियम, तो आपका आंसर आएगा स्कैंडियम, बिकॉज स्कैंडियम एक +3 शो कर रहा है। अगर बात करें दो ऑक्सीजन स्टेट की,
तो कॉपर जो है +1 में होता है, +2 में होता है, बट +2 जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो यहाँ पे बोल्ड से दिखा रखी है ना, जो यहाँ पे बोल्ड से दिखा रखी है वो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, +2 ज़्यादा स्टेबल है, Na के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल है, कोबाल्ट के लिए +2 और +3 ज़्यादा स्टेबल है, देन Fe के लिए +2 और +3 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि +3 में 3d5 है। सिमिलरली +2 और +7 ज़्यादा स्टेबल है, क्रोमियम के लिए +6 ज़्यादा स्टेबल है, +3 ज़्यादा स्टेबल है, +3 मैं बताऊंगा भी क्यों ज़्यादा स्टेबल है, और वेनेडियम के लिए +5 ज़्यादा है, और टाइटेनियम के लिए +4 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कौन कर रहा है? मैग्नीज शो कर रहा है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ था वही मैंने बता दिया। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही बता दिया मैंने आपको। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, हाँ, स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन। स्कैंडियम 2 जो होगा वो आपका अननोन होगा। ठीक है, स्कैंडियम 2 जो होगा वो आपका अननोन होगा। ठीक है, स्कैंडियम 2+ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्कैंडियम +3 एग्जिस्ट करता है। क्यों स्कैंडियम +3 एग्जिस्ट करता है? बिकॉज इट वांट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है। तो आपका स्कैंडियम +2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए, अगर आपके स्टेटमेंट्स आए कि स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअली अननोन है। सिमिलरली टाइटेनियम 4 एग्जिस्ट करता है, टाइटेनियम +4 मोर स्टेबल है देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। ठीक है, टाइटेनियम +4 ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टाइटेनियम +4 ज़्यादा स्टेबल, टाइटेनियम +3 और +2 से, क्योंकि यहाँ पे नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम बात करें जिंक 2+, तो जिंक 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, मतलब वहाँ पे क्या है? फुलफिल्ड है। ठीक है, वो 3d10 है, तो ये तो पता ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ रीजनेबली स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डेंट इन वॉल्यूम। हम ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं? तो आपके सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना और D के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना, तो आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। तो सिंपली मैग्नीज के लिए क्या होगी? +7 होगी, मैग्नीज के लिए +7 होगी, TiO2 VO2 CrO4 - MnO4 followed by rather abrupt decrease in the stability of high oxygen state, so that the typical species to follow are Fe2 Fe3, CO2 CO3, Ni2 बनाता है, कॉपर 1 2 बनाता है, और जिंक 2 बनाता है। ठीक है, तो ये सारी जैसे जैसे आप क्या जा रहे हो? राइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जैसे आप सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है? सेंटर से राइट की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब वो कम ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जो आपका आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, और कॉपर है, और जिंक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। The validity of oxygen state are characteristic of transition elements arises of incompletely filled d orbitals, हमको पता है। ठीक है, with the variability of oxygen state of non-transition elements where oxygen states normally differ by a unit of 2। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, आपका बात करें, अगर जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट डिफर बाय 2 है, ना कि यूनिटी है। जो अगर आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें जो आपकी ऑक्सीजन स्टेट है वो सारी क्या है? डिफर बाय +1 है। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें जो आपकी ऑक्सीजन स्टेट है वो डिफर बाय 2 है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देख लो। जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें ऑक्सीजन स्टेट डिफर बाय 2 है, बट आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डिफर बाय यूनिटी है, +1 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हम जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वहाँ पे लोअर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। मतलब हमारा थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल था, थैलियम +3 से, पी ब्लॉक में पढ़ाया था मैंने आपको। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, वैसे हायर ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल हो रही है। ठीक है, हायर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, दैट इज MO6 एंड W6, मतलब टंगस्टन 6 एंड मॉलिब्डेनम 6 जो है, मॉलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 जो है मोर स्टेबल है किससे? Cr6 से। ठीक है, तो Cr4/6 इज इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम, और Cr+6 जो है ना वो Cr+3 में जाना चाहेगा, क्योंकि वो इतना स्टेबल नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की, अगर मैं बात करूँ मॉलिब्डेनम टंगस्टन की, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो बनाते हैं MoO3 और WO3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर पी ब्लॉक की बात करें तो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, बट डी ब्लॉक की बात करें तो जो क्रोमियम टंगस्टन +6 और मॉलिब्डेनम +6 है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो लोअर जाते जाते, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? आपकी हायर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? तो लो ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स, जब लो ऑक्सीजन स्टेट कब मिलेगी आपको? जब कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। वहाँ पे क्या होगा? वो उसके पास उसके चारों तरफ लिगेंड्स होंगे, और लिगेंड्स पे कैसे होंगे? चाहे पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होगा, जिनको पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे। ठीक है, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे, जो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर शो करते हैं इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये आपको समय पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपको सब पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन में, NiCO4 के बारे में पढ़ेंगे, FeCO5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे हम? ये हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब देख लो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, नेम ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। तो सिंपल आपका आंसर है स्कैंडियम, जिंक नहीं होगा। ठीक है, जिंक नहीं होगा। सिमिलरली विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इन वाई? बिकॉज ऑफ Mn में क्यों? क्योंकि Mn में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो फर्स्ट हमको देखना है M2+ से M। ठीक है, E0 वैल्यू ऑफ M2+ से M, मतलब आपका मान लेते हैं Cu2+ से Cu जा रहा है, तो क्या होता है? देखो यहाँ पे हम
The unique behavior of Cu copper having a positive E naught accounts for its inability to liberate hydrogen from acids. Only oxidizing acids, nitric acid and hot constituted sulfuric acid react with copper, the acid being reduced. तो ये सिर्फ जो कॉपर है, ध्यान से देखो, जो कॉपर है वो HCl की जब रिएक्शन करता है तो वो H2 प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता क्योंकि उसकी E नॉट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो अगर HCl लोगे आप तो वहां पे H2 गैस नहीं निकलेगी। बट अगर हम ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया लाइक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी। वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आपने HCl लिया तो वहां पे H2 गैस क्या नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। बात करते हैं अगर Cu से Cu2+ aqueous is not balanced by its hydration enthalpy, the general trend towards less electronegative values across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ देखो पहले, ये आपका कैलकुलेटेड है, जो ब्लू वाला है वो आपका ऑब्जर्व्ड है और रेड वाला आपका कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब देखो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। Mn के लिए आपका डिक्रीज हो रहा है, Mn के लिए मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, Mn के लिए नेगेटिव वैल्यू है, उसके बाद वापस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वापस इंक्रीज हो रहा है, और फिर कॉपर के लिए आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, कॉपर के लिए आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और फिर जिंक के लिए वापस डिक्रीज हो गया, ठीक है, और निकल के लिए भी वापस आपका इंक्रीज हुआ और फिर जिंक के लिए वापस डिक्रीज हो गया, मतलब मैग्नीज और जिंक के लिए आपका डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से देखो एक चीज, यहां पर ध्यान से देखो एक चीज, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द E नॉट वैल्यू फॉर Mn, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। Mn निकल और किसकी, जिंक की, वो मोर नेगेटिव है, होनी क्या चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट ये क्या है, मोर नेगेटिव है, क्या है, मोर नेगेटिव है, किससे, ट्रेंड से। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो, देखो हम कैसे निकालते हैं E नॉट वैल्यू, ठीक है, हम E नॉट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमको E नॉट वैल्यू चाहिए होती है कि हमारा कोई सॉलिड है, हमारा कोई मेटल सॉलिड है, हम उसको +2 स्टेट में ले जाएंगे, M+2 स्टेट में, बट इन एक्वस कंडीशन, तो इस रिएक्शन के लिए हमको E नॉट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस रिएक्शन से पहुंचने के लिए आपको पहले सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आएगा आपका ΔHA, आपको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट आएगा आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकते हो या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हो। उसके बाद आपको M से M+2 कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले आपको M से M+1 करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे आप IE1, फिर M+ से M2+ ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे आप IE2, फिर M+2 से आप लिखोगे, M+2+ से आपको एक्वस में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको गैसेस को कन्वर्ट करना है, किसमें, आपको गैसेस को कन्वर्ट करना है एक्वस में, कन्वर्ट, तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। आप जैसे ही पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होगी, उसके जैसे आप पानी में डालोगे उस गैसियस कंपाउंड को, गैसियस आयन को, जैसे आप पानी में डालोगे तो वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है। अब कॉपर के केस में क्या हो रहा है, कॉपर की पॉजिटिव क्यों है, ध्यान से देखना, कॉपर के केस में क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस, ये फर्स्ट, फिर कॉपर गैस से कॉपर 1, ये फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, ठीक है, ये फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, देन सेकंड आयोनेशन एनर्जी, ठीक है, और कॉपर +2 से क्या जाएगा, कॉपर +2 गैसियस से कॉपर +2 एक्वस जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन एंथैल्पी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखना, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो सम होता है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 एनर्जीज, वो ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन एंथैल्पी से। हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए कॉपर इजीली कॉपर +2 में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कॉपर +2 से कॉपर इजीली जा सकता है, बट कॉपर से कॉपर +2 जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो इन तीनों का सम है, एटमाइजेशन और फर्स्ट और सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी, उनका सम है वो हाइड्रोजन एंथैल्पी से ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन एंथैल्पी वहां पर ओवरकम नहीं कर पाई, किसको, आयोनेशन एंथैल्पी को, ठीक है, जो हाइड्रोजन एंथैल्पी थी वो ओवरकम नहीं कर पाई, किसको, आयोनेशन एंथैल्पी को, किसकी, कॉपर की आयोनेशन एंथैल्पी को, ठीक है, कॉपर की आयोनेशन एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाई। दैट्स वाई आपका जो E नॉट ऑफ Cu2+, Cu क्या है आपका, पॉजिटिव है, Cu2+ से Cu लिखा है आपका मैंने, ठीक है। अगर आपको लिखना है उल्टा, Cu से Cu2+, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है, आज समझ में, मतलब हमको कॉपर से कॉपर +2 ले जाने में हम इजीली ले जा नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी इतनी रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, इतनी रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। Cr2+ रिड्यूसिंग क्यों है एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, क्योंकि Cr2+ आता है कि वो रिड्यूसिंग, मतलब कौन होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करो खुद ऑक्सीडाइज हो, तो Cr2+ चाहता है कि मैं Cr3+ में कन्वर्ट हूं, टू गेट द T2G3 स्टेबिलिटी, ठीक है, T2G3 स्टेबिलिटी चाहता है, वो हाफ फिल T2G लेवल चाहता है, और सिमिलरली Mn3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्यों चाहता है रिड्यूस होना, क्योंकि Mn3+ से Mn2+ जाएगा, और Mn2+ तो क्या है आपका, स्टेबल है, दैट इज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, आ रहा है समझ में। तो ये सारे मतलब सारे क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएंगे, ठीक है, आपके सारे के सारे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपके इजीली हो जाएंगे। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो, अब वो बोल रहा है ई नॉट एम टू प्लस बाई एम वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, दैट इज 0.34। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन होगी बहुत ज्यादा होगी और आपकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पी होगी वो कम रिलीज होगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होगी और हाइड्रोजन एंथैल्पी आपकी कम रिलीज होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर इनकी बात करें, अगर हम बात करें एमएन और जिंक की, एमएन और जिंक में नेगेटिव क्यों है? एमएन और जिंक में क्या है, नेगेटिव क्यों है? तो उसका रीजन क्या है, आपकी जो यहाँ पर एटमाइजेशन है। ठीक है, एमएन और जिंक में क्या हो रहा है, जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो लेस है आपकी। ठीक है, एटमाइजेशन एनर्जी लेस है, इसलिए क्या हो रहा है, एमएन इजीली Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इजीली Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक भी Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमको पता भी लग गया क्यों होना चाहेगा, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सिमिलरली एनआई की जो है नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइड्रोजन एंथैल्पी वो मोर है। ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज हो रही है, मतलब हम गैस से जब एक्वस में जा रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। दैट्स व्हाई ऑल्सो मैग्नीज, जिंक एंड एनआई की वो क्या है, हाईली नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज है वो क्या है, हाईली नेगेटिव है। तो अब देख लो यहाँ से ध्यान से, जिस बच्चे को समझ नहीं आया अभी तक भी, वो उसके लिए बता रहा हूँ, एक फंडा बता रहा हूँ। E0Cu2+ से Cu पॉजिटिव है, E0Cu2 से Cu2+ नेगेटिव है। जितनी ज्यादा, ठीक है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू, हायर द पॉजिटिव E0 वैल्यू, मोर इजीली इट विल रिड्यूस। ठीक है, उतना ही इजीली वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उतना इजीली रिड्यूस होगा। जितनी पॉजिटिव आपकी E0 वैल्यू, जितनी पॉजिटिव आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतना इजीली वो कंपाउंड या वो आपका मेटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितनी आपकी हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी आपकी हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी, वो कंपाउंड उतना ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, हाईली और इजीली लिखो। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज, इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर है? इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इनके लिए नेगेटिव है, ये बता दिया मैंने आपको। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बहुत डीप में बताया। ठीक है, बहुत डीप में बताया। देख लो यहाँ से ध्यान से, एमएन की जो एटमाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। सिमिलरली अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉपर की एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और जिंक के लिए कम है। सिमिलरली अगर हम बात करें एनआई के लिए, तो एनआई के लिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव। एनआई के लिए, निकल के लिए आपकी हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव है। सिमिलरली अगर हम बात करें एमएन, निकल और जिंक के लिए, तो उनके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, मतलब होनी जो पॉजिटिव चीज थी बट नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मतलब लेस नेगेटिव होनी चाहिए बट हाईली नेगेटिव है। ठीक है, हाईली क्या है, नेगेटिव है, निकल के लिए भी और जिंक के लिए भी। बट अगर हम बात करें कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए होती है 0.34। मैंने बता दिया आपको कॉपर के लिए क्यों होती है। और यहाँ पे लिखा भी हो, देखो ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पर, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल इन Mn2+ एंड कंप्लीटली फिल्ड डी कॉन्फिगरेशन Zn2+ आर रिलेटेड टू द E0 वैल्यूज। ये बता दिया मैंने आपको। वेयरएज E0 वैल्यू ऑफ Ni इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव डेल हाइड्रोजन H0। वहाँ पे जो हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर बात करें M3+ टू M2+, आप देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि M3+ टू M2+ कौन इजीली रिड्यूस, कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो ध्यान से देख लो, M+2 से M+3 कौन जाना चाहेगा, तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा आपका। एक तो I3 पे डिपेंड करेगा, मतलब थर्ड आयोनिक एंथैल्पी पे, और आपका हाइड्रोजन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। जितनी इजीली, जितनी ज्यादा आपकी हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा आपकी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होगा, उतना ज्यादा मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और उतनी कम आपकी क्या होगी, जितनी कम आपकी थर्ड आयोनिक एनर्जी की वैल्यू होगी, उतना मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जितनी ज्यादा आपकी हाइड्रोजन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, उतना इजीली आपका मेटल ऑक्सीडाइज होगा। तो मतलब हाइड्रोजन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन I3। ठीक है, हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। तो देख लो अब ध्यान से, M3+ टू M2+ शोज द वेरिंग ट्रेंड्स। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+। तो स्कैंडियम 3+ की सबसे कम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम 2+ से स्कैंडियम 3+ इजीली जाना चाहेगा। आ रहा है समझ में? स्कैंडियम 2+ से स्कैंडियम 3+ इजीली जाना चाहेगा। ठीक है, तो आपकी स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, क्योंकि स्कैंडियम 3+ जो है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, तो इसके लिए वैल्यू कम, इसके लिए वैल्यू कम। सिमिलरली अगर हाईएस्ट वैल्यू देखें तो Zn के लिए जो होगी वो आपके लिए हाईएस्ट होगी, क्योंकि जिंक 3+ भी इजीली जाना चाहेगा, जिंक 2+ में इजीली जाना चाहेगा, तो इसके लिए हाईएस्ट होगी, इसके लिए क्या होगी, हाईएस्ट होगी। सिमिलरली Mn के लिए भी यही होगा, Mn3+ जो है Mn2+ में इजीली जाना चाहेगा, तो Mn के लिए भी यही होगा। अगर हम बात करें Fe3+ के लिए और Fe3+ के लिए और V2+ के लिए, ठीक है, V2+ के लिए बात करें, अगर हम बात करें तो Fe3+ जो है D5 है, Fe3+ जो है D5 है, तो Fe3+ से Fe2+ जाना नहीं चाहेगा वो, Fe3+ से
Fe2+ जाना नहीं चाहेगा, वो नहीं जाना चाहेगा, तो इसके लिए क्या होती है, लो होती है, इसके लिए क्या होती है, लो होती है। सिमिलरली द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2+ दैट इज हाफ फिल्ड T2G लेवल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो इसकी भी लो वैल्यू होगी, बट जो V2+ होगा वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2G हाफ फिल्ड है, ठीक है। जो आपका T2G3 है, जो आपका T2G है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है वो आ जाती है। तो आपका समरी क्या हुई कि जो आपका M3+ अगर स्टेबल है, अगर आपका M3+ स्टेबल है तो आपकी लेस वैल्यू होगी, अगर आपका M2+ ज़्यादा स्टेबल है तो आपकी हाई E0 वैल्यू होगी, ठीक है। आपका अगर M2+ ज़्यादा स्टेबल है तो आपकी हाई E0 वैल्यू होगी। आया समझ में? तो इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल खत्म हुआ, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो खत्म हुआ। अब आते हैं हम ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट। तो देखो यहाँ पर जो +7 है, अगर हम बात करें द शो द टेबल हाइलाइट्स ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट्स आर अचीव्ड इन द TiX4 टेट्रा हाइलाइट्स VF5 एंड CrF6। अगर मैं बात करूँ हाइलाइट्स के साथ सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा, CrF6 बना सकता है और VF5 बना सकता है। बट अगर हम बात करें Mn के लिए, तो Mn जो है वो MnF7 नहीं बनाएगा, ठीक है। MnF7 नहीं बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 7 फ्लोरीन एक Mn के अराउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर हम बात करें MnO3F एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नोन है। एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राइहाइलाइट एक्सेप्ट FeX3, ठीक है। वहाँ पे Mn के बाद वाले बोल रहा हूँ, Mn के बाद वाले में सिर्फ ट्राइहाइलाइट्स टेट्राहाइलाइट्स नहीं है और COF3 है। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज ड्यू टू द आइदर हाई लैटिस एंथैल्पी एनर्जी एज इन द केस ऑफ COF3। तो COF3 क्या बन रहा है, देखो CO में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, कौन निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन CO में से इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए COF3 एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं बात करूँ COCl3 की, तो COCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, COCl3 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लैटिस एंथैल्पी का एक तो फंक्शन आएगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर सकता है फ्लोरीन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। अगर मैं बात करूँ VF5 और CrF6 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूँ वेनेडियम के लिए, तो वेनेडियम +5 इज रिप्रेजेंटेड बाय VF5 और VF5 एग्जिस्ट करता है। देखो VF5 आपका स्टेबल है, बट अगर मैं बात करूँ VCl5 की, तो VCl5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, और या एग्जिस्ट तो करता है बट वो टूट जाता है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और VOX3 बना देता है, ठीक है, VOCl5 बना देता है, ठीक है, VOCl3 बना देता है, ठीक है, यहाँ पे Cl3 आएगा, VOCl3 बन जाएगा, ठीक है, VOCl3 VOX3। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इज देयर इंस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी लो ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगी, F नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे, ठीक है। लो ऑक्सीजन स्टेट में कौन होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे। तो हाई ऑक्सीजन स्टेट ओनली विद फ्लोरीन, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाई ऑक्सीजन स्टेट कौन किसके साथ दिखाएंगे, वो फ्लोरीन के साथ दिखाएंगे। तो ध्यान से देख लो, CrF6 CrF5 CrX4, तो यहाँ पे X4 जो है वो फ्लोरीन से आयोडीन दिखा सकते हैं, सिमिलरली X3 फ्लोरीन टू आयोडीन, और सिमिलरली X2 ऑल्सो फ्लोरीन टू आयोडीन। अब देखो VF5 से फ्लोरीन के साथ दिखा सकता है। अगर आप बोलोगे VCl5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, VF5 एग्जिस्ट करता है। फिर VX4 एग्जिस्ट करता है, F से ब्रोमीन तक आयोडीन नहीं हो सकता। फिर VX3 और VX2 तो आपका फ्लोरीन टू आयोडीन होगा, ठीक है, फ्लोरीन टू आयोडीन होगा। सिमिलरली Mn4 तक एग्जिस्ट करता है, आपका MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस, ठीक है, स्टेरिक रीजंस की वजह से। सिमिलरली अगर बात करूँ तो अगर हम Mn के बाद वाले, Mn से राइट वाले देखें, तो वहाँ पे आपके जो हाइलाइट्स होंगे वो लो ऑक्सीजन स्टेट में बनेंगे, ठीक है, आपके लो ऑक्सीजन स्टेट में बनेंगे। तो FeX3 FeX2 बनेगा, COF3 बन सकता है मैक्सिमम, ठीक है, COF3 मैक्सिमम बन सकता है। फिर यहाँ पे तो सिंपल आपके सेकंड ऑक्सीजन स्टेट तक ही बनेंगे, ठीक है, Ni2+, copper2+, copper+1, ठीक है, copper+1। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक चीज़ आती है, ठीक है, अगर बात करूँ एंड द सेम अप्लाइज टू COX। ऑन द अदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देख लो ये वाला, ऑल CO2 हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, मतलब आपका COI2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो CO है वो आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो CO है वो क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, CU2I2 बन जाएगा, मतलब Cu+1 हो जाएगा, ठीक है, Cu+1 में अब Cu+2 से +1 हो गया, तो खुद तो रिड्यूस हो गया, और I- को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, I- को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ठीक है। तो CU2I2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट CuCl2 और CuBr2 आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, CuBr2 आपका एग्जिस्ट करता है, बट CuI2 आपका एग्जिस्ट नहीं करता। वाई, बिकॉज Cu2+ जो है वो आयोडीन को I- को ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब Cu+ है, जो Cu+ है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर Cu2+ बनाता है और Cu बनाता है, मतलब आपका Cu+1 वेरी इंपॉर्टेंट, जो Cu+1 है वो लेस स्टेबल है देन Cu2+, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Cu2+, जो उसका 3D9 है,
और Cu+1 जिसका 3D10 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ध्यान नहीं होता, बच्चों को लगता है कि Cu+1 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3D10 है, बट ऐसा नहीं होता, Cu2+ ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर Cu2+ जो है वो मोर स्टेबल होता है एक्व सॉल्यूशन, मोर स्टेबल होता है एक्व सॉल्यूशन में देन Cu1। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होती है देन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो लिखा हुआ है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ rather than Cu+ is due to the much more negative del hydrogen enthalpy of Cu2+ than Cu+, which more than compensate for the second आयोनाइजेशन enthalpy of Cu, ठीक है, जो सेकंड आयोनाइजेशन enthalpy को भी कंपनसेट कर देती है, ओवरकम कर देती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को भी कंपनसेट कर देती है, और Cu2+ आपका मोर स्टेबल हो जाता है देन Cu+, ठीक है, Cu2+ जो है मोर स्टेबल हो जाता है देन Cu2+। तो अगर बात करें हम हाई ऑक्सीजन स्टेट, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट अगर हम बात करें फ्लोराइड्स के अलावा, तो फ्लोराइड्स के अलावा वो ऑक्साइड्स में दिखाते हैं, ऑक्साइड्स में दिखाते हैं, कॉन्साइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम 2O3, स्कैंडियम जो है +3 दिखाता है मैक्स टू मैक्स। अगर बात करें Mn की, तो Mn जो प्लस दिखाता है +7, ठीक है, Mn2O7 तक दिखाता है। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe अबव Fe2O3, तो Fe2O3 अवेलेबल एग्जिस्ट करती है, बट ऑल्दो फेरेट्स, ठीक है, फेरेट्स जो है आपका 6 FeO4 2-, ठीक है। अब ध्यान से देखना, FeO4 2- एग्जिस्ट तो कर रहा है बट एल्कलाइन नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। और ध्यान से देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है, और स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता तो ये टूट जाता है Fe2O3 में, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिसाइड द ऑक्साइड्स ऑक्सोकेटाइंस स्टेबलाइज V5 VO2+, V4 VO2+ और Ti4 Ti2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ऑक्सीजन जो है ना वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग, ठीक है, वो पाई बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, वो पाई बॉन्डिंग कर सकता है। ऑक्सीजन स्टेट डेट ऑफ फ्लोरीन, वो क्या कर रहा है, उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो एक्सीड हो रही है किससे? फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन जो है Mn जो है वो फ्लोराइड के साथ MnF4 तक बन सकता है, MnF7 नहीं बन सकता, मैंने बताया आपको। वेयर इज द हाईएस्ट ऑक्साइड फॉर Mn इज Mn2O7, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, टू मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी, ठीक है, तो सुपीरियर होता है किससे? फ्लोरीन से, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन से सुपीरियर होता है। इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7 ईच एमन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ओस इंक्लूडिंग MnO ब्रिज, ठीक है, वहाँ पे MnO ब्रिज बनता है, ऐसा कुछ बनता है, MnO ब्रिज बनेगा, और वहाँ पे क्या होंगे आपके बच्चे हुए, क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा Mn2O7 का, ठीक है, Mn2O7 का। तो Mn2O7 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्डिंग, बट MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, बट MnF4 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, MnF4 एग्जिस्ट करता है। तो देख लो यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा Mn ही बना रहा है, सबसे ज्यादा Mn ही बना रहा है, Mn2O7 M+7 तक जा रहा है, Cr O3 बना रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ V2O5 की, तो V2O5 तक बना रहा है। अगर मैं बात करूँ Mn से राइट वालों की थी, तो वो कम ऑक्सीजन स्टेट में, लेस ऑक्सीजन स्टेट में कंपाउंड्स बना रहे हैं, दैट इज Fe2O3, और यहाँ पे तो Cu2 और ZnO बनता है और Cu बनता है, ठीक है, Cu बनता है। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज? देखो MnO4- जो है ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि जो MnO4- है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+7 से Mn+2, और Mn+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, आपका 3D5 ज्यादा स्टेबल है। जो Cr2+ है, जो Cr+6 है, वो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी है तो सही, वहाँ पे भी आपका T2-D3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तो है, बट D5 से कम स्टेबल है, ठीक है, D5 से आपका कम स्टेबल है। सिमिलरली VO2+ से V3+ क्या है? V3+ से आपका V2+ में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? D3 कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? D3 कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई दिस ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज जिसमें कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वो जिसमें वो कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, देन Cr3+ ज्यादा स्टेबल है, देन V2+ ज्यादा स्टेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बच्चों को लगता है कि इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन है कि जो स्पीशीज में वो रिड्यूस हो रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज लाइक दिस। हाउ डू यू अकाउंट? देखो हमने कर लिया क्वेश्चन, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? एटमाइजेशन एंथैल्पीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है आपका जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, वेरिएबिलिटी है, मतलब वहां पे ट्रेंड जो है वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, वहां पे जो है वेरिएबिलिटी है, किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में और एटमाइजेशन एंथैल्पीज में, ठीक है। तो जो अभी तक पढ़ा है वही ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी तक पढ़ा है वही लिखा हुआ है सारा, कि जो मेटल्स फर्स्ट सीरीज है वो विद एक्सेप्शन ऑफ कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, सारे क्या है? मोर रिएक्टिव है, और सबके सब क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे H+ से, ठीक है, सबके सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे H+ से और H2 गैस लिबरेट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम एंड वेनेडियम
क्या हो जाएंगे, पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट रूम टेम्परेचर। टाइटेनियम और वेनेडियम तो क्या हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाता है एसिड में, वो डिसॉल्व हो जाता है एसिड में, आपको हीट भी देने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। कौन, टाइटेनियम और वेनेडियम। द ई नॉट वैल्यूज फॉर M2+ to M indicate a decreasing tendency to form divalent anions across the series। ये हमको पता है। The general trend towards less electronegative values is related to the increase in the sum of फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन थेरेपीज। ठीक है, आपका जो नेगेटिव क्यों हो रही है, लेस नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर जो आपका सम हो रहा है, जो आयोनेशन एनर्जी का सम है I1 प्लस I2 का जो सम है वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम लेस नेगेटिव। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ई नॉट वैल्यूज फॉर Mn निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव। हमने देख लिया, ठीक है, हमने देख लिया है, आपको बता भी दिया सारी तरह। अगर बात करूं Mn2+ और जिंक में, तो वहां क्या है, वहां पर ई नॉट वैल्यूज क्या है, क्या है वहां पर ज्यादा है। ठीक है, ई नॉट वैल्यूज क्या ज्यादा है, और मतलब ज्यादा मतलब हाईली नेगेटिव है। ठीक है, हाईली नेगेटिव है बिकॉज ऑफ 3d5 एंड 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। और निकल के लिए क्या था रीजन, निकल के रीजन था हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि वहां पे एडिशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए वो भी क्या है, हाईली नेगेटिव है, मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाएगा Ni2+ से Ni में। ठीक है, Ni2+ से Ni2+ में, ठीक है, Ni से Ni2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो देख लो ये लिखा हुआ है Mn3+, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो। एंड एग्जामिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यूज फॉर द रिडॉक्स कपल M3+ to M2+, M3+ से N2+ कन्वर्ट कर रहे हैं, shows that Mn3+ and CO3+ have the strongest oxidizing agent। क्यों? क्योंकि जो Mn3+ है, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस किसमें होंगे, Mn2+ में, Mn2+ का 3d5 है, और CO3+ में, दैट इज 3d5। दैट्स व्हाई Mn3+ एंड CO3+ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली Ti2+, V2+ और Cl3+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो एक रिएक्शन दे रखी है, Cr2+ जो है वो H+ को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, H+ को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरों को रिड्यूस करें। तो Cr3+, आप बोलोगे Cr3+ स्टेबल क्यों है, क्यों यहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 मतलब T2G कॉन्फ़िगरेशन, T2G मतलब हाफ फिल T2G लेवल। ठीक है, ये हम किसमें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, हाफ फिल T2G लेवल जो हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, बस कल परसों तक आ जाएगा। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन का भी परसों तक आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला आपको हो जाएगा इजीली, और ये वाला भी आपका इजीली हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिट इन ऑक्साइड्स और फ्लोराइड ओनली। व्हाई इज द, तो सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड में होती है, इन दोनों की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या होती है, ऑक्साइड में +7 होती है जो कि Mn2O7 दिखाता है, और फ्लोराइड में +5 होती है जो कि VF5 दिखाता है। ठीक है, फ्लोराइड में VF5 दिखाता है, और अगर हम बात करें ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में सबसे ज्यादा Mn2O7 दिखाता है। अब वो बोल रहा है विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+। तो देखो Fe2+, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा, और Cr2+ Cr3+ में कन्वर्ट होगा। मानते हो, Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन T2G है, मतलब हाफ फिल्ड T2G लेवल, और यहाँ पर भी आपका हाफ फिल्ड ही है। अब आप फंस गए कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो T2G है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, T2G आपका ज्यादा स्टेबल होता है 3d5 से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि T2G ज्यादा स्टेबल होता है 3d5 से। दैट्स व्हाई Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। ठीक है, Cr2+ जो होगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Cr2+ आपका ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe2+। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपका पूछा जाता है। अब ये जो पार्ट था ना हमारा, वो एक पार्ट था, अब बहुत इजी पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब बहुत इजी पार्ट आ रहा है जिसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो आपको पता भी होगा आई थिंक। ठीक है, अब जो पार्ट बचा है वो बहुत इजी पार्ट बचा है। ठीक है, हमारा जो हार्ड पार्ट था वो खत्म हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन थी और बहुत ज्यादा समझने को था। अब इसमें कुछ नहीं है कि हमको पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दो चीजें होती है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो भी अप्लाई करा आपने फील्ड। वाइल द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड, सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जो नॉर्मली अट्रैक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म देखो, ध्यान से देख लो, फेरोमैग्नेटिज्म ये आपके क्वेश्चन आते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप कौन सा वाला इनकरेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है, उसमें देखने के लिए। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक, हमको पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाला ब्लॉक, पैरामैग्नेटिज्म अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। तो वहां पे दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं। ठीक है, दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वेंच कर देते हैं। क्वेंच मतलब खत्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट क्या होता है, कुंच हो जाता है इफेक्टिवली।
हैंड देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं। आया समझ में? तो फॉर दोज द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2, ठीक है, अंडर रूट n प्लस 2, अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए, बोर मैग्नेट्यूड होती है। अगर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना होगा 1.73, ठीक है। अगर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 1.73। जैसे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू से आपको पता लग रहा है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ध्यान से देख लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अगर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0, एक है तो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एक है तो 1 पॉइंट समथिंग। आपके ऑप्शन है तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं वैल्यूज, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, 4 है तो वापस 4 पॉइंट समथिंग, 3 है तो वापस 3 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, और 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, और 0 है तो 0 पॉइंट समथिंग। ये आपको निकालना आता है, यहाँ से आप अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 के लिए 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग, 5 के लिए 5 पॉइंट समथिंग। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में बस अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना, अनपेड इलेक्ट्रॉन से आप डायरेक्ट देखना ऑप्शन, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से आप देखना डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्व आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट पूछेगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन मतलब कोई भी M2 प्लस आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। 25 मतलब मैग्नीज, तो मैग्नीज में से 2 प्लस निकालो कितना बनेगा 3d5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5 पॉइंट समथिंग। आया समझ में? तो इतनी जल्दी हो जाएगा, मतलब आपका 30 सेकंड्स में हो जाएगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये वाला। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, तो कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है डी ट्रांजिशन होता है। ध्यान से देख लो कैसे होता है डी ट्रांजिशन। तो देखो पहले बता दूं मैं कि हमारे पास मेटल है, लिगेंड्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे तो जो एनर्जी होगी वो 2 एनर्जी में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जो मेटल की एनर्जी होगी 2 एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगी, एक T2G और Eg। ये हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटी कंपाउंड्स में। अभी जैसे बता रहा हूँ, आपके पास इलेक्ट्रॉन है T2G में, जैसे ही वो Eg में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं Eg में जाएंगे, तो Eg में क्या होता है अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो क्या करेंगे, वो वापस आएंगे, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वापस एमिट करेंगे और वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वापस एमिट करेंगे और ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अगर उन्होंने एनर्जी एमिट करी लाइट इन द विजिबल रेंज, अगर उन्होंने लाइट एमिट करी विजिबल रेंज में, तो वहाँ पे कलर इम्पार्ट होगा, क्योंकि विजिबल रेंज में हम कलर देख सकते हैं, ठीक है। विजिबल रेंज में हमारी नेकेड आइट जो होती है कलर देख सकती है, तो अगर विजिबल रेंज में उन्होंने लाइट एमिट करी तो वहाँ पे क्या होगा, कलर इम्पार्ट होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं, उसी की वजह से जो आयंस पे क्या होगा, कलर्ड होगा। तो वो लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लो एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्सपेक्टेड टू अ हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्डेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन होगी वो किसके कोरस्पॉन्ड होगी, कितनी आपने लाइट एब्जॉर्ब कर रखी है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन होगी वो किसके कोरस्पॉन्ड होगी, कितनी आपने लाइट एब्जॉर्ब कर रखी है। द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, द कलर ऑब्जर्व करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। अगर आपका कलर एब्जॉर्ब हुआ है वायलेट तो आपको येलो दिखेगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब करा है तो क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, अगर रेड एब्जॉर्ब करा है तो ग्रीन दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पता होना चाहिए, ये सर्कल पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये कलर का सर्कल पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको डीप ब्लॉगिंग से पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये सारे कलर्स दे रखे हैं आपको, आप कलर्स देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कलर्स देखते हैं और कलर्स कैसे याद रखने वो बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देख लो, 3D0 3D10 ये सारे क्या होंगे, 3D0 ये सारे क्या होंगे, कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। अगर बात करें 3D1 की, 3D1 अगर ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन है। 3D1 वाले आपके सारे क्या होंगे, D1 और D9 वाले आपके ब्लू होंगे, ठीक है। जो D9 होगा वो आपका ब्लू होगा और जो D1 होगा वो भी आपका ब्लू होगा, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट Ti3+, ठीक है। Ti3+ जो होगा आपका पर्पल होगा, Ti3+ आपका पर्पल होगा। अगर बात करें D2 और D8 की, D8 का है, D8 ये रहा, तो D8 और D2 जो है ग्रीन और ये भी ग्रीन, तो D2 और D8 जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। D2 और D8 जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। अगर हम बात करें Mn3+ की, Mn3+ पर्पल होगा, Mn3+ की बात करूँ पर्पल, Mn2+ की बात करूँ तो पर्पल नहीं होगा, पिंक होगा, ठीक है। Mn2+ पिंक होगा और Mn3+ पर्पल या वॉलेट बोल लो। Fe3+ और Fe2+ ध्यान रख लो, Fe2+ होता है येलो, Fe2+ होता है आपका येलो, नहीं Fe2+ होता है आपका ग्रीन, सॉरी, और Fe3+ होता है आपका येलो, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है मैंने, Fe3+ जो आपका येलो होगा और Fe2+ जो आपका ग्रीन होगा, ठीक है। Fe2+ आपका ग्रीन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और कॉपर 2+ हो जाए, कॉपर 2+ का कलर सबको पता है ना, सभी 10th क्लास में पढ़ लिया तो कॉपर 2+ का कलर तो, और Cr2+ का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। इतने याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा।
ये आपको बताई दिया मैंने D3 वाले, D3 वाले होंगे आपके वॉलेट होंगे, ठीक है, D3 वाले आपके क्या होंगे, वॉलेट होंगे, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है, D3 वाले आपके वॉलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कलर याद रखोगे तो इस तरह से कलर आपको याद हो जाएंगे। टेबल से एक ही कलर रटने बैठोगे तो वैसे याद नहीं होगा, बट जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर करके वैसे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आज समझ में, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि वो कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयंस, बहुत साइज छोटा होता है, एंड देयर हाई आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो लिगेंड्स क्या करेंगे, लिगेंड्स उनके डी ऑर्बिटल जो अवेलेबल है, जो वैकेंट है डी ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या देखेंगे हम, FeCN6 3 FeCN6 4 CuNH4 2 प्लस PtCl4 2 ये सारे क्या है आपके कॉम्प्लेक्स है जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। बट आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते क्यों है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 3 रीजन है, साइज ऑफ मेटल आयन जो छोटा होता है, जिनका आयनिक चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, एंड थर्ड इज द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं और क्या क्या शो करते हैं? तो द एक्टिविटीज एस्क्राइब टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी आई क्यों उनके अंदर, क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म शो कर सकते हैं। क्या कैटलिस्ट से ध्यान रखना, वेनेडियम V2O5, ठीक है, V2O5 जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फाइनली डिवाइड आयरन, हेबर्स प्रोसेस में आयरन यूज करते हैं, हम मॉलिब्डेनम यूज करते थे पहले, बट अब आयरन यूज करते थे, ठीक है, पहले मॉलिब्डेनम यूज करते थे बट अब आयरन यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है निकल, निकल हम यूज करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। कैसे यूज करते हैं, हमारा कोई भी सरफेस मेटल कैटालिस्ट सरफेस है, पैलेडियम प्लेटिनियम और निकल, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे, पैलेडियम प्लेटिनियम और निकल, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला जो है एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एल्किन किसमें कन्वर्ट हो गई, एल्किन में कन्वर्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट सरफेस के कैटलिस्ट सरफेस से। तो कैटलिस्ट इज अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑन सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फर्स्ट टू सॉल्यूशन एलिमेंट्स मेटल्स यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। हमको पता है 3D और 4s वो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग the constitution of the reactants and the catalyst surface and also weakening the bonds in the reacting molecules। जो reacting molecules होंगे उनमें जो bonds होंगे वो आपके वीक हो जाएंगे और आपके नए bonds बन जाएंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। हमको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। आए समझ में? ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीजन स्टेट एंड दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। अब देखो ध्यान से देखो ये रिएक्शंस, हमको लग रहा है कि ये रिएक्शन इजीली हो रही है, I माइनस क्या हो रहा है, I2 बन रहा है और SO8 2 माइनस SO4 2 माइनस बन रहा है, बट गलत है। Fe3 प्लस एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है, Fe3 प्लस ये रिएक्शन करवा रहा है। Fe3 प्लस पहले क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और फिर I2 बना रहा है, I माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, फिर Fe2 प्लस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और S2O8 2 माइनस को रिड्यूस कर रहा है SO4 2 माइनस में। आ रहा समझ में? तो ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी डायरेक्ट हो रही है, बट ये डायरेक्ट नहीं होती है, इसमें हमको क्या चाहिए होता है, Fe2 प्लस कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है, Fe3 प्लस कैटलिस्ट मान लो, Fe3 प्लस कैटलिस्ट चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट आता है अलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं वो, तो अलॉय होता क्या है, अलॉय जो होता है दो सॉलिड्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, दो सॉलिड्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ द अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो ये लाइन, सच alloys are formed by the atoms with metallic radii that are within around about 15% of each other। मतलब अगर एक का मेटलिक रेडिया प्लस आर है तो दूसरे का कितना होना चाहिए, आर प्लस माइनस 15 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो सॉलिड्स आप को मिक्स कर रहे हो तो एक का अगर रेडियस आर है, एटमिक रेडियस आर है, तो दूसरे का कितना होना चाहिए, आर प्लस माइनस 15 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेम साइज के मेटल आपके मेटल्स होंगे वही मिक्स हो पाएंगे। Because of similar radii and other characteristics of the transition metals, alloys are readily formed by these metals। कौन कौन से alloy होते हैं? The best alloys are formed so hard and often have high melting points। The best are ferrous alloy, ferrous मतलब आयरन के, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज are also used for the production of variety of steels and stainless steels। अब ध्यान के रखना है आपको, कॉपर जिंक किससे बनता है, कॉपर और जिंक के अलॉय को क्या बोलते हैं, ब्रास। कॉपर और टिन के अलॉय को बोलते हैं ब्रॉन्ज, और ऑल्सो द कंसिडरेबली इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। तो इस क्वेश्चन इससे जो आपका क्वेश्चन आता है कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो ये देखो, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स होते क्या है, आर दोस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल्स। जो मेटल का क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें अगर ये छोटे छोटे एटम्स जो है ना क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर ट्रैप्ड हो गए तो आपको क्या बन जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे एटम्स है ना वो इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे एटम्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो दे आर
नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक और नॉन कोवलेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही आयनिक होते हैं ना ही कोवलेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख ले, TiC Mn4n Fe3H और VH 0.56 एंड TiH 1.56, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मुलाज जो है ना ऑफ कोर्स कोरस्पॉन्ड टू एनी, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट ऑफ कोर्स कोरस्पॉन्ड टू एनी नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा रहे, जस्ट फॉर्मुलाज है, ठीक है, जस्ट फॉर्मुलाज है। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द कंपोजिशन दीज कंपाउंड्स रेफर टू एज इंटरनेशनल कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, प्योर मेटल से ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस, ठीक है, डायमंड तक को भी अप्रोच कर लेते हैं, दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकल इनर्ट होते हैं, मेटलिक कंडक्टिविटी को रिटेन कर लेते हैं। तो एक पार्ट हमारा खत्म हुआ, अब आता है हमारा लास्ट डी ब्लॉक का पार्ट, दैट इज ऑक्साइड ऑक्सोनाइड्स ऑफ मेटल्स। इससे पहले मैं पानी पीऊंगा फिर ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। So I am back. पानी तो मैंने पी लिया है, आवाज़ आ रही है, हेलो 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 हेलो, वो मैं चेक भी कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है, आ रही है। आ रही है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करना है हमको, स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ा, अब जो भी आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले देखो, स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड्स विच आर आयनिक, जो एमो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, जो एमो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and is attained with Sc2O3 to Mn2O7, ठीक है, Sc2O3 से Mn2O7 जाता है। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe2O3 जो हमने देख लिया आर नोन, ठीक है। जो V5 है वो VO2 प्लस में होगा, V4 जो है VO2 प्लस में होगा, और Ti4 जो है Ti2 प्लस में Ti4 होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस एज ऑक्सीजन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा वो तो ऑब्वियस है, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ Mn2O7 इज अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, Mn2O7 जो हम पढ़ेंगे, Mn2O7 क्या है, एक कोवलेंट ग्रीन ऑयल होता है। इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स इन दीज हायर ऑक्साइड, द एसिडिक करेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। Mn2O7 मान लो, V2O5 मान लो, और हमारा मान लो CrO3, इनमें क्या है, इनमें हमारा एसिडिक करेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले, ठीक है, हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले क्या होते हैं, सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है, सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लोअर वाले बेसिक होते हैं, और बीच वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। वो यहाँ बोल रहा है Mn2O7 gives HMnO4, CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7, V2O5 क्या है, our amphoteric through mainly acidic and it gives VO4 3- as well as VO2 plus salts. In vanadium there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4, ठीक है। आपका बेसिक होता है V2O3 बट लेस बेसिक हो जाता है V2O4, और एम्फोटेरिक हो जाता है V2O5, वेरी इंपॉर्टेंट। V2O5 क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक होता है, V2O5 आपका एम्फोटेरिक होता है। V2O4 dissolves in acids to give VO2 plus salts. Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acid
तो आपके जो V2O5 है वो एल्कलीज में भी रिएक्ट हो जाता है, एल्कलीज में भी डिजोल्व हो जाता है और एसिड्स में भी डिजोल्व हो जाता है। एल्कलीज में वो VO4 3- देता है और एसिड में वो VO4+ देता है। द वेल कैरेक्टराइज CRO इज बेसिक और CR2O3 इज एम्फोटेरिक, क्योंकि CR2O3 जो है मिडिल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पूरा समरी। अब आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पे। फर्स्ट दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री एंड इज एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स में भी यूज होता है एज अ ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, खुद रिड्यूस होता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। सॉरी। The dichromates are generally prepared from chromate, which in turn are obtained by the fusion of chromite ore. पहले जहां से देख लो, क्रोमाइट ओर से बनता है, दैट इज FeCr2O4 से। क्या डालते हैं इसमें? सोडियम और पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं इन फ्री एक्सिस ऑफ एयर। एयर डालते हैं, एयर में होती है रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा बनता है Na2CrO4। पहले क्या बनता है? Na2CrO4, जो कि हमारा क्या होता है? Na2CrO4 दैट इज येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। इसको फिल्टर करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं। एसिडिफाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं टू गिव अ सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनाता है वो? ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। पहले कौन सा था? येलो कलर का डाइक्रोमेट था, फिर उसने ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। फिर इसमें क्या डाल दिया हमने? केसीएल डाल दिया। जो सोडियम डाइक्रोमेट है मोर सॉल्युबल है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम विद पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें केसीएल डाल दिया तो क्या बन गया? हमारा सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, K2Cr2O7 बन गया, 2NaCl बन गया। हमारा K2Cr2O7 के कैसे होते हैं क्रिस्टल्स? ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, क्रिस्टलाइज आउट। That the chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solutions depending on what pH of the solution. Very important. अगर आप देखो रिएक्शन से, अगर आपके पास CrO4 2- है, मतलब आपके पास क्रोमेट है, तो आपको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना तो पड़ेगा, करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पीएच कम करनी पड़ेगी, H+ डालना पड़ेगी। ठीक है, आपको पीएच कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है, तो आपको पीएच कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट में जाना है तो आपको पीएच इंक्रीज करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज बेसिक। और यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाओगे तो आपको एसिडिक करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट मतलब बेसिक करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है रिएक्शंस पे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेट का होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे भी दोनों जो क्रोमेट है, जो दोनों Cr एटम्स है, वो क्या है? टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो एंगल होता है ना, CRO एंगल, CR एंगल जो होता है ना हमारा, वो होना क्या चाहिए था? वो होना चाहिए था 104.5 डिग्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना। बट क्योंकि Cr के जो मॉलिक्यूल्स है वो बल्की है बहुत, Cr के मॉलिक्यूल्स क्या है? बल्की है। बल्की होने की वजह से, बल्की है तो दूर आएंगे, जिससे रिपल्शन कम हो। रिपल्शन कम रखने के लिए तो एंगल जो होता है 126 डिग्री होता है। ठीक है, जो एंगल होता है 126 डिग्री होता है, ना कि 104.5 डिग्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेट में आ सकता है। तो 104.5 डिग्री नहीं होता है, 126 डिग्री होता है। ठीक है, आपका 126 डिग्री होता है दिस एंगल। ठीक है, दिस एंगल वेरी इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये बता दिया आपको मैंने। दोनों क्या है? दोनों डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रा शेयरिंग 1 कॉर्नर विद CR बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। द सोडियम सॉल्ट इज द ग्रेटेस्ट सॉल्वेंट इन वाटर एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं Na2Cr2O7 को। बट पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। वेरी इंपॉर्टेंट, Cr+6 जो है वो Cr+3 में कन्वर्ट होगा हमेशा। Cr अभी +6 में है। ठीक है, Cr2O7 2- में आपका Cr जो है +6 में, +6 से +3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्यों +6 में कन्वर्ट होगा? बिकॉज ऑफ T2G स्टेबिलिटी। T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से Cr+6 हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और H+ आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको रिएक्शन दे रखी है, जो I- है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2- आपका सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। SN2+ आपका SN4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली आपका Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्शन लिखी है फुल तो फुल लिख लोगे। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा जब आपको, तो आपको बैलेंस करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, बैलेंस करना भी सिखा दूंगा। तो बैलेंस से ही आपको सिंपल याद क्या रखना है? Cr2O7 2- से Cr3+ गया और Fe2+ से Fe3+ गया। ये तो आपका बैलेंस से आएगा। ठीक है, ये आपका कैसे आता है? बैलेंस से आता है। ठीक है, सिमिलरली ये खत्म हुआ। अब आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है क्या होता है? हमने पढ़ा था अभी। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? अभी पढ़ा हमने। आपका एक ऑयल होता है। ठीक है, आपका ग्रीन कलर का ऑयल होता है। ठीक है, नहीं वो K2MnO4 था। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, दैट इज KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे ऑक्सीजन एजेंट भी यूज कर सकते हैं और एयर भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है,
आप या तो O2 यूज कर सकते हो एयर, या आप KNO3 यूज कर सकते हो, KNO3, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, KNO3 यूज करते हैं। पहले क्या होता है, पहले हमारा जो MnO2 का हम फ्यूजन करते हैं KOH के साथ, इन प्लेस ऑफ O2 या हम यूज कर सकते हैं KNO3, हमारा क्या बनता है K2MnO4 बनता है, ठीक है। क्या बनता है हमारा K2MnO4, दैट इज डार्क ग्रीन कंपाउंड, ठीक है। डार्क ग्रीन ऑयल होता है जो मैं आपको बता रहा था, डार्क ग्रीन ऑयल होता है K2MnO4। फिर उसके बाद वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है किसका, K2MnO4 का, Mn+6 से किस में जा रहा है, Mn+7 में और Mn+4 में, ठीक है। Mn किस में जा रहा है, +6 से +7 में और +4 में, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये तो जो है हमारी लैब की बात। अगर हमको कमर्शियली बनाना है इंडस्ट्री में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेशन फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, पहला स्टेप तो सेम ही है, जहां पे आपको मैग्नेट आयन बनाना है, MnO4 बनाना है, ठीक है। जहां पे आपको मैग्नेट आयन बनाना है, मैग्नेट से पर मैग्नेट किसे बनाओगे, तो मैग्नेट से पर मैग्नेट वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प लेकर बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो क्या बन जाता है वहां पर, मैग्नेट से आपको बन जाता है पर मैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेट से आपको बन जाता है पर मैग्नेट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। आज समझ में। तो ये भी क्या है आपका, तो इन लेबोरेटरी आप मैग्नीज 2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू फॉर्म पर मैग्नेट, इससे ही बनता है। अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है तो क्या हो रहेगा, जो आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट किससे बनाए, पर ऑक्सो डाइसल्फेट बनाए पर ऑक्सो डाइसल्फेट एसिड से। जब H+ हमने निकाल दिया तो क्या बन गया आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। Mn2 की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये MnO4- मतलब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा SO4 में, ठीक है। SO4 में खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक, अगर ब्लैक लिखा है तो भी सही है, ठीक है। ब्लैक कलर का ही होता है एक्चुअली, क्योंकि डार्क पर्पल होता है तो आपको ब्लैक भी दिखता है, ठीक है। आपको ब्लैक भी दिखता है तो ब्लैक भी सही है, तो ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं। आइसोस्ट्रक्चर विद KClO4, द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, नॉट सॉल्युबल नहीं होता, बट व्हेन हीटेड एंड डिकम्पोज, जैसे हीट करेंगे ना इसको तो ये डिकम्पोज हो जाता है K2MnO4 में। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, KMnO4 से K2MnO4 बन जाता है और MnO2 में डिकम्पोज हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कंसिडरेबल इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म अलॉन्ग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो MnO4 ठीक है, ध्यान से देख लो स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लो। आपका ये है MnO4 ठीक है, दैट इज मैग्नेट आयन, ठीक है। मैग्नेट आयन आपका ग्रीन कलर का होता है। अगर आपकी बात करें पर मैग्नेट आयन की MnO4- की, तो आपको वो पर्पल कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रही है, पाई बॉन्डिंग हो रही है, जहाँ पाई बॉन्डिंग हो रही है टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के हो रहे हैं और d ऑर्बिटल्स मैग्नीज के ओवरलैप कर रहे हैं। बात करते हैं अगर ग्रीन पैरामैग्नेट की, तो वहाँ पे जो MnO4 है वहाँ पे MnO4 जो है ना, वहाँ पे Mn+7 है तो D0, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर हम पर मैग्नेट की बात करें तो डायमैग्नेटिक हो गया। अगर हम बात करें MnO4, ये MnO4 Mn+7 नहीं होगा, Mn+6 होगा, ये D1 होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पर देखो, ये जो है Mn+7 है, ये Mn+6 है, यहाँ पे Mn+6 होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, बट द पैरामैग्नेटिक इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। Mn+7 में D0 है तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब आप बोलोगे कि D0 है तो कलर कैसे आया, वहाँ पे डी ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, बट LMCT होगा, ठीक है, LMCT होगा। LMCT मतलब लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। वहाँ पे लिगेंड जो है वो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मेटल का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से कलर इंपार्ट होगा, ठीक है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, उसकी वजह से क्या आएगा, आपका कलर इंपार्ट हो जाएगा, जो कि होता है पर्पल या ब्लैक कलर। आए समझ में। तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता बच्चे, डी ट्रांजिशन मतलब क्या ना, वहाँ पे LMCT होता है, ठीक है। बट MnO4 में कलर डी ट्रांजिशन की वजह से आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमको पता है कि जो पर मैग्नेट सॉल्यूशन है एज ऑक्सीजन काम करता है, ठीक है। तो जो आपका जो ऑक्सीलेट है ना, ऑक्सीलेट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में कन्वर्ट कर देगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, NO2- को NO3- में कन्वर्ट कर देगा और I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये आपकी फुल रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है, फुल रिएक्शन लिख सकते हो आप, ठीक है। इफ यू रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड एंड मैग्नेट टू सॉल्ट बाय हाफ रिएक्शन, तो MnO4- से MnO4 बनेगा। तो आपकी E0 वैल्यू कितनी है, MnO4- से Mn+7 से Mn2+ बन रहा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू है, ठीक है। Mn+7 से Mn2+ बन रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है। Mn+7 से Mn2+ बन रहा है, उसके लिए आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। दैट इज E0 इज
1.52 वोल्ट, ठीक है, 1.52 वोल्ट है Mn+ 7 से Mn2+ के लिए, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए क्योंकि Mn2+ जो है ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज 3d5। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, अगर आपका MnO4 है और आपने एसिडिक मीडियम डाल दिया है तो वो कन्वर्ट होगा Mn2+ में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। MnO4- अगर एसिडिक मीडियम है तो आपका Mn2+ में कन्वर्ट होगा, अगर बेसिक मीडियम है तो MnO4 2- में कन्वर्ट होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम में तो MnO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में तो MnO2 में कन्वर्ट होगा। तो वही दिखा रखा है आपका एसिडिक सॉल्यूशन में I-I2 में बन जाएगा, I-I2 में जाएगा और Fe2+ Fe3+ में जाएगा और Mn जो है Mn2+ में जाएगा, ठीक है, Mn2+ में जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी वही बात है, H2O4 CO2 में कन्वर्ट होगा और MnO4- Mn2+ में जाएगा, H2S S2- से S में जाएगा और Mn4- से Mn2+ में जाएगा, SO3 SO4 2- में जाएगा, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में चल जाएगा, ठीक है। जो सल्फर है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को अचीव कर लेगा और MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली NO2- से NO3- बन जाएगा और Mn+7 Mn+2 में चल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम क्या बताया मैंने आपको, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल और फेंटली बेसिक। फेंटली बेसिक मतलब बहुत कम स्लाइटली बेसिक है, पूरा न्यूट्रल ही है। क्या बोला मैंने आपको, न्यूट्रल में MnO2 बनाएगा, ठीक है, Mn+4 में कन्वर्ट होगा, तो MnO2 बना रहा है, MnO4- में से MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4- से MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, I- जो होगा वो यहाँ पे IO3- में कन्वर्ट होगा, I2 में कन्वर्ट नहीं होगा, IO3- में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली H2O3- आपका H2O3 कन्वर्ट होगा SO4 में और आपका यहाँ पे MnO4- Mn2+, तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो रहा है, मैग्नीज सॉल्ट ही ऑक्सीडाइज हो रहा है टू MnO2, ठीक है, जो मैग्नीज सॉल्ट है ऑक्सीडाइज हो रहा है MnO2 में। द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटलाइज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट हम ये लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ले सकते हो या जिंक सल्फेट आप ले सकते हो, ठीक है, जिंक सल्फेट आप ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है। देख लो यहाँ ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नोट डाल के लिखा हुआ है, पर मैग्नेट टाइट्रेशंस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी। क्यों? क्योंकि जो पर मैग्नेट है ना, जो KMnO4 है ना आपका, जो MnO4- है वो Cl- को क्या कर देगा, वो आपको Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आपके जो टाइट्रेशन होगी वो अनसेटिस्फैक्टरी हो जाएगी, वहाँ पे आपको टाइट्रेशन के करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो परमानेंट टाइट्रेशन है वो HCl में नहीं होती, ठीक है, HCl में नहीं होती है। यूजेस देख लेते हैं। बिसाइड्स यूजिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड यूज्ड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो ये बस एक बार रीड कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है। अब आते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा पार्ट है, सिंपल 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक में दो चीजें हैं, दो आपके सीरीज है, 4F और 5F सीरीज। 4F को बोलते हैं लेंथेनाइट्स और 5 को बोलते हैं एक्टिनाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, जो एलन आप सिंबल यूज करते हो ना, एलन आप सिंबल यूज करते हो वो लेंथेनम के लिए नहीं है, वो लेंथेनॉइड्स के लिए, ठीक है। उस लेंथेनॉइड्स में आपके सारे 14 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, उस लेंथेनॉइड्स में आपके सारे 14 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, उस लेंथेनॉइड्स में आपके सारे 14 एलिमेंट्स आ गए। तो उसके लिए सिंबल है एलन। एल लेंथेनॉइड के लिए आपके सिंबल है, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है ना आपका डी ब्लॉक में, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है उसके बाद आपके लेंथेनॉइड स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आपका सिंबल है La। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो द लेंथेनॉइड्स रिमेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एनी सीरीज। दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, दैट इज +3, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे +3 होती है। एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चार्जेस, स्मॉल चेंज इन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलॉन्ग अ सीरीज ऑफ अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि साइज जो होता है वो सेम होता है। एक्टिनॉइड्स की अगर बात करें, इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है, बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स इन दीज एलिमेंट्स एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, उसकी वजह से इनकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इतना एक्टिनॉइड्स के बारे में इतना पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी स्टडी अभी तक हुई नहीं है, बट लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंथेनॉइड्स देखो, द नेम सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अगर बात करें तो ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा लेंथेनॉइड में फिलिंग जो होगी 5, जो हमारा लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है, 4F में फिल होगा। तो जैसे आपने 6S में गए, जैसे आप 6S में गए, 6S के बाद आपको आना चाहिए 4F में, बट 6S के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 5D में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ केसेस में 6S के बाद 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 4F में जाता है। तो वही हम देख लेते हैं एक्सेप्शंस। तो बस 3 एक्सेप्शंस है, लेंथेनम, सीरियम और गैडोलिनियम। तो देखो यहाँ पे जाना चाहिए था 6S2 के बाद 4F में, बट जाता कहाँ है 5D में। तो 6S2 आपका 6S2 5D1 होगा। सिमिलरली सीरियम में क्या होना चाहिए था, 4F2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 6S2 5D1 4F2 है। फिर प्रेस्यूडाइमियम में 4F3 और 6S2 है, सही है। सिमिलरली अगर यूरोपियम देखें तो यूरोपियम में सही है 4F7 6S2, बट फिर गैडोलिनियम देखो तो यहाँ पे गैडोलिनियम के बाद 8th इलेक्ट्रॉन जो जाना चाहिए था आपका 4F8 में होना चाहिए था, बट आपका 4F8 नहीं होता, 4F7 5D1 6S2 होता है। तो 3 चीजों में एक्सेप्शन है। फिर ल्यूटेशियम तो सही है, ल्यूटेशियम तो सही है, दैट इज 4F14 भर गया, उसके बाद 5D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5D1 और 6S2 जाएगा, वो सही है।
तो यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है आपके पास। लेंथेनम में 6s2 5d1 होना क्या चाहिए, 6s2 4f1 हो चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली सीरियम में आपका 6s2 5d1 और 4f1 होता है। सिमिलरली गैडोलिनियम में क्योंकि हाफ फील्ड चाहिए, उसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी चाहिए, टू अटेन द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वहाँ पे 6s2 5d1 और 4f7 होता है, ठीक है। 6s2 5d1 4f7 होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो हमको पता है जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो आपके आयनिक रेडियस की और डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी आयनिक रेडियस की और डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ में देख सकते हो आप ग्राफ में भी देख सकते हो। जैसे क्या हो रहा है, इनकी डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट हो रहा है जैसे आप लेफ्ट राइट जा रहे हो। द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is a unique feature in the chemistry of lanthanoids. It is far-reaching consequences in the chemistry of the third transition element. हमने देख लिया कि जो उनके consequences होते हैं वो fourth transition elements में, third transition elements में होते हैं। जो हमारी values होती है ना zirconium और hafnium के लिए almost same होती है, वो किसकी वजह से होती है, lanthanide contraction की वजह से होती है, ठीक है। This contraction is of course similar to that observed in ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. जो imperfect जो poor shielding होती है उसकी वजह से जो size होता है वो increase होना चाहिए था, but इतना increase नहीं होता, ठीक है, जो इतना increase नहीं होता down the group. Similarly, however, the shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron by another. जो shielding है वो 4f की कम है किससे, d से. With the increase in the nuclear charge along the series, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस फेल्ड डिक्रीज इन द साइज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वही हमको ग्राफ बता रहा है, ठीक है। वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, वही हमको ग्राफ बता रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका HF और जिरकॉनियम है उसका जो ऑलमोस्ट जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन स्टेट की, तो जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 और +4 है, और इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो ऑब्टेन दिस इरेगुलरिटी अराइज मेनली फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल। जो हमने पहले डी में देखा था वही सेम आ रहा है, ठीक है। जो C+4 है वो फेवर्ड है, क्यों फेवर्ड है, क्योंकि C+4 में हमारा मोर स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। C+4 मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, वो लिखा भी हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3, बट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को लगता है कि C+4 तो पहले से स्टेबल, तो C+4 C+3 में नहीं जाना चाहिए, बट जाना चाहता है वो, ठीक है, जाना चाहता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट मतलब वो दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट जो C+4 से C+3 वो 1.74 ज़्यादा है, बट जो ऑक्सीडाइज करता है ना वाटर को कर तो सकता है ऑक्सीडाइज, बट जो रिएक्शन की रेट होती है वो स्लो होती है, ठीक है। जो रिएक्शन की रेट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। रिएक्शन की रेट जो होती है वो स्लो होती है। हाउएवर द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो एंड एंड C+4 इज अ गुड एनालिटिक रिएजेंट। गुड एनालिटिक रिएजेंट होता है प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, टर्बियम एंड डायस्पोर्सियम आल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीजन स्टेट बट ओनली इन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये सारे भी +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। टर्बियम क्यों शो करते हैं, बिकॉज टू अटेन द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। सिमिलर अगर हम बात करें यूरोपियम 2+ की, तो यूरोपियम 2+ जो है उसकी भी F7 कॉन्फिगरेशन होती है, बट यूरोपियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। वो यूरोपियम 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज F6। तो ऐसा नहीं कि इनकी कॉन्फिगरेशन स्टेबल होने की वजह से ये कन्वर्ट नहीं होंगे, कन्वर्ट हो सकते हैं और ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। सिमिलरली TbF4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है T+4 में, और सेमेरियम जो है ना वो एकदम यूरोपियन की तरह बिहेव करता है, वो +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, ठीक है। +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, हम देखते पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हमको पता ही जैसे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस। सेमेरियम जो होगा वो स्टील होता है, हार्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। जो समेरियम है वो मेल्ट होता है 1623 केल्विन में, याद रखना। जो समेरियम होता है वो 1623 केल्विन में क्या होता है, आपका मेल्ट होता है। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज कैन चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU एंड YB, ओकेजनली फॉर समेरियम एंड टेरियम। सबके लिए क्या होती है, और डेंसिटी जो होती है वो सेम ही रहती है, स्मूथली चलती रहती है। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है उनकी, +3 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, +3 होती है, हमेशा +3 में रहना चाहते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3 होती है, ठीक है। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है +3, ठीक है। मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आयंस आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशंस। कलर ऑफ दीस आयंस किसकी वजह से होते हैं, FF ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, ठीक है। इनका कलर किसकी वजह से आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से आता है। Neither La3+ और La3+ शो एनी कलर बट द रेस्ट डू शो। क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि La3+ ये सारे क्या है, La3+, Lu3+ और Ga3+ क्या है सारे, एक तो ये तो फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये कलर शो करते नहीं करते, ठीक है, ये कलर शो नहीं करते। द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 टाइप La3+ एंड Cu4+
F14 टाइप, Yb2 प्लस Lu3 प्लस आर ऑल पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या है, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर हम बात करें डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द थर्ड आयोनेशन एनर्जीज, एंथैल्पी इंडिकेट द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसीडरेशंस। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज एंथैल्पीज का कंसीडरेशन आएगा। जितने ज्यादा आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वजह से आपकी आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। but appear to impart a certain degree of stability to empty half filled and completely filled orbitals। तो सबसे ज्यादा जो आयोनेशन एंथैल्पी IE3 वेरी लेस किसके लिए है, IE3 वेरी लेस किसके लिए है, लैंथेनम के लिए, गैडोलिनियम के लिए और ल्यूटेशियम के लिए। ठीक है, ल्यूटेशियम के लिए, लैंथेनम के लिए, आपका गैडोलिनियम के लिए I3 वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, I3 वैल्यू सबसे कम है। दिस इंडिकेट फ्रॉम द एब्नॉर्मल लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी फॉर लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। ठीक है, थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी सबसे कम किसके लिए है, लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम के लिए सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि ये लैंथेनम 3+ जो लैंथेनम 3+ होगा वो आपका स्टेबल होगा, ल्यूटेशियम 3+ भी आपका स्टेबल होगा और गैडोलिनियम 3+ भी आपका स्टेबल होगा। ठीक है, ये 3+ के लिखी हुई है। ठीक है, 3+ के लिखी हुई है। Ln 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ln बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी E0 वैल्यू है हाफ रिएक्शन के लिए। सिमिलरली देख लो ध्यान से, जो Ln है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Ln X3 बनाएगा क्योंकि यहाँ +3 है। ठीक है, यहाँ +3 है। एसिड के साथ H2 गैस रिलीज कर देगा, O2 के साथ Ln2O3 बनाएगा, S के साथ H2- होता है तो Ln2S3 बनाएगा, N3- होता है तो Ln N बनाएगा, Ln N, और Ln जो है वो C2 बनाएगा। ठीक है, Ln C2 बनाएगा विद कार्बन। और हाइड्रोजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ क्या कर लेगा, वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा Ln OH होल थ्राइस, क्योंकि Ln +3 है ना, तो क्या बनाएगा, Ln OH होल थ्राइस बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके हाइड्रोक्साइड बने ना, दे हाइड्रोक्साइड डेफिनेट कंपाउंड्स, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ये डेफिनेट कंपाउंड्स है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, जो आपका मिक्स मेटल लैंथेनाइड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ alloyed steels for plates and pipes are well known alloys। मिक्स मेटल जो है बहुत फेमस आपका अलॉय है किसका, लैंथेनाइड्स का, जिसमें क्या है आपके पास 5% तो आयरन है और 94% आपके सारे लैंथेनाइड्स। ठीक है, 5% आपका आयरन है और सारे के सारे क्या है आपके 95% लैंथेनाइड्स है, जिसमें से कुछ ट्रेसेस जो है सल्फर के हैं, कार्बन के हैं, कैल्शियम के और एल्यूमिनियम के भी है। गुड डील। अब आपको मिक्स मेटल की क्या होनी चाहिए, मिक्स मेटल की प्रॉपर्टीज या मिक्स मेटल का काम भी पता होना चाहिए, मिक्स मेटल के यूजेस पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस यूज होते हैं, प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स में यूज होता है। ठीक है, और सारे क्या है, मिक्स्ड ऑयल्स, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फास्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस। इसके बाद हमारा लैंथेनम खत्म हुआ। एक्टिनम में भी देखो, एक्टिनम में भी यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनम में भी देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, 6s से 7s से 5f में जाना चाहिए था। ठीक है, 7s से 5f में जाना चाहिए था, बट 7s से 6d में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7s से जाना किस में चाहिए था, 5f में, बट जाएगा कहाँ पर, पहले 6d में जाएगा। ठीक है, पहले 6d में जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ जाएगा, 6d में जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला कहाँ जाएगा, एक्टिनियम क्या होगा, 7s2 6d1 होगा, होना क्या चाहिए था 5f1। फिर 7s2 6d2 होता है, फिर यहाँ पे 7s2 होना क्या चाहिए था 5f3 होना चाहिए था, बट 5f2 होता है। फिर यहाँ पे 6d1 में एक इलेक्ट्रॉन 5f3 होता है, यहाँ पे 5f4 होगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 5f6 हो जाएगा। ठीक है, 5f4 से 5f6 हो जाएगा, तो हमारा प्लूटोनियम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक्टिनॉइड जो है आपके वो 90 से 103 होंगे। एक्टिनम आपका ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एक्टिनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टिनम को हम साथ में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका क्यूरियम, क्यूरियम में भी आपका एक्सेप्शन होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूरियम में आपका एक्सेप्शन होगा, सो दैट इट विल अटेन द नॉर्मल हाफ फिल कॉन्फिगरेशन, दैट इज 5f7 6d1 और 7s2। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी जो 5f है आपका 5f 6d और 7s जो है इनकी एनर्जी इनकी एनर्जी डिफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, कभी 5f में जाता है, कभी 6d में जाता है, कभी 7s में जाता है। दैट्स व्हाई दे शो द मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ये लोग। The actinoids are radioactive elements and the earlier members have relatively long half-lives. The later ones have half-lives value ranging from 1 दिन की half-life और 3 minutes तक जा सकता है। Lawrencium, the later members could be prepared only in nanogram quantities. These facts render their study more difficult. तो उनकी वजह से उसकी वजह से हम स्टडी कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये बनते ही नैनोग्राम क्वांटिटीज में। ठीक है, तो हम रिएक्शंस कर नहीं पाते। So all the actinoids are believed to have the electron configuration 7s2 and variable occupancy of 5f and 6d subshell. Very important. The 14 electrons are formally added to 5f, though not in thorium but from Pa. Pa is protactinium. ठीक है, इस यहां से हम मेरी आवाज electrons are formally added to 5f, though not in thorium but from Pa. Pa is protactinium. ठीक है, मैंने देखा नहीं
हाय मान्या, हाँ पूछो क्या डाउट है, बताओ। मैंने फ़ोन देखा नहीं था एक्चुअली, मैं पढ़ाने में इतना बिजी था कि मैंने चैट देखी नहीं थी। बता दो क्या डाउट है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वरना आप कमेंट कर देना अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो जो लेंथोनाइड्स है उनमें भी वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन क्यों आ रहा है, बिकॉज दे वांट टू अटेन द F0, F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AM एंड CM आर दिस and this. Although the 5f orbitals resemble the 4f orbitals in the angular part of the wave function, they are not as buried as of 4f orbital. Hence 5 electrons can participate in the bonding to a far greater extent, ठीक है। वो इतने ज़्यादा buried नहीं है, इतने ज़्यादा diffuse नहीं है, इसलिए 5f orbitals जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पूछा जाता है, ठीक है। 5f orbitals जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे आर नॉट buried एज 4f orbitals, ठीक है, ठीक है। अब आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज में क्या होगा, यहाँ पे जो साइज होगा ना आपका, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और M3 प्लस आयंस अक्रॉस द सीरीज, दिस में बी रेफर्ड टू एज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जो सिंपल हमने लेंथोनाइड के लिए पढ़ा था वो एक्टिनोइड के लिए पढ़ेंगे। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 5f और 60 और 7s है उनकी कंपेरेबल एनर्जीज है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स दिखा सकते हैं। The actinoids show in the general plus 3 oxygen state. The elements in the first half of the series frequently exhibit higher oxygen states, ठीक है। कौन कौन दिखाते हैं, +4 in thorium, +5, +6, +7 respectively in protactinium, uranium and neptunium, but decrease in succeeding elements। तो देखो अगर आपको टेबल दिखाऊं तो नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और AM में सबसे ज्यादा दिखाते हैं, बट अगर उसके राइट हैंड साइड देखे तो कम हो जाएगी वापस, और लेफ्ट हैंड साइड देखे तो वापस कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों जो है आपके तीनों ऑर्बिटल्स जो है SDF तीनों ही क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे शो Wilbur oxygen states. Very important, देखो, because the distribution of oxygen states among the actinoids is so uneven and so different for the former and the later elements, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxygen state. उनकी ऑक्सीजन स्टेट्स में हमको स्टडी करना वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स। तो देखो पहला कंपैरिजन क्या है, द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, जब हमको इनको पाउडर फॉर्म में करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जांपल गिव्स अ रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक प्लेस एट द मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर में नॉन मेटल के साथ क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लेंथेनॉइड्स, क्योंकि वहाँ पे विल्बर ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। Although variation in magnetic susceptibility, ठीक है, although the variation in magnetic susceptibility of the actinoids and the number of unpaired 5 electrons is roughly parallel to the corresponding results for the lanthanoids, the latter have higher values। जो lanthanoids है ना, उनकी जो susceptibility वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी जो मैग्नेटिक susceptibility की वैल्यू होती है, उनकी जो मैग्नेटिक susceptibility की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है किससे, एक्टिनॉइड से। अगर ये बात करें, ये वाला इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। It is evident for behavior of the actinoids that the hydration therapies of the early actinoids, though not accurately known, but are lower than for the early anthenoids. This is quite reasonable since it's so expected that 5 orbitals are beginning to be occupied, क्योंकि 5 orbitals की जो हमारी शील्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगी इनके लिए, कम हो जाएगी, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स की शील्डिंग जो होती है पुअर होती है, तो आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, लेंथेनॉइड से। They will penetrate less into the inner core of electrons. The 5 electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanoids, because the outer electrons are less firmly held than they are available for the bonding in the actinoids. क्योंकि actinoids में क्या होते हैं, जो outer electrons होते हैं ना, वो bonding के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग करते हैं, बट 4f electrons में बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। 4f electrons में बॉन्डिंग नहीं होती, बट 5f electrons में वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। Very important, a comparison of the actinoids with the lanthanoids with respect to different characteristics as discussed above reveals that behavior of similar is that of lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series, ठीक है। जो behavior है ना, जो reveals that behavior similar to the lanthanoids वो सेम नहीं है सेकंड हाफ तक, बट सेकंड हाफ के बाद सिमिलर है। सेकंड हाफ तक सिमिलर नहीं, बट सेकंड हाफ के बाद सिमिलर है। However, even the early actinoids resemble the lanthanoids is showing close similarities with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in the oxygen state. The lanthanoids, very important, and actinoid contractions have extended effects on the size and therefore the properties of elements succeeding them in their respective periods. The lanthanoids, very important, the lanthanoids contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known at the present time. मतलब जो actinoids की स्टडी करना है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट्स बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। दैट्स वाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड की स्टडी करना बिट ईजियर है, बट एक्टिनॉइड्स की स्टडी करना बिट हार्ड है, बिकॉज they can form so many compounds with different oxidation states.
ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ऐप ब्लॉक खत्म होता है। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है। तो आयरन एंड स्टील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। MnO2 जो है वो ड्राई बैटरी सेल्स में यूज होता है। ड्राई बैटरी ऑल्सो रिक्वायर्स जिंक एंड निकल और कैडमियम भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना ये वाला, ये ध्यान से देखना। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टिल वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। जो ग्रुप 11 के मेटल्स है ना, जो ग्रुप 11 के मेटल्स है उनको बोलते हैं कॉइनेज। ये पूछा जा सकता है आपसे, कॉइनेज, कॉइनेज मेटल्स क्या बोलते हैं उनको? कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। ध्यान से एक सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना। आर रेस्ट्रिक्टेड टू although AG and AU are restricted to collection items and the contemporary UK copper coins are copper coated coils, ठीक है। जो UK कॉपर कॉइन्स होंगे ना, जो UK कॉपर कॉइन्स होंगे उसमें क्या होगा? कॉपर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। सिल्वर UK कॉइन्स, जो सिल्वर UK कॉइन्स है उनमें सिल्वर नहीं होता है, उनमें सिल्वर नहीं होता, उनमें क्या क्या होता है? कॉपर और निकल होता है। तो बस बोल दिया कि सिल्वर UK कॉइन्स है बट उसमें सिल्वर नहीं होता, उसमें क्या होता है? कॉपर और निकल होता है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और बच्चे क्या करते हैं? सिल्वर वहां पे टिक कर देते हैं जबकि सिल्वर होता ही नहीं है। सिल्वर क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। जो निकल कैटलिस्ट हमने देख लिया कि वो हाइड्रोजन करते हैं फैट्स का इन द वेकर प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। वेकर प्रोसेस जो है द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, इथाइन का ऑक्सीजन करते हैं इथेनॉल से, किसकी हेल्प से? PDCl2 की हेल्प से, ठीक है। PDCl2 की हेल्प से। तो वेकर प्रोसेस ये ध्यान रखना है आपको। निकल complexes are useful in the polymerization of alkynes and other organic compounds such as benzene. The photographic industry relies on the special light sensitive properties of AGBR. जो हमारी जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है वो किस पे रिलाई करती है? AGBR पे रिलाई करती है, क्योंकि उसकी जो लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक फाइनली खत्म होता है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक फाइनली खत्म हो गया है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक फाइनली खत्म हो गया है। मुझे कॉमेंट्स बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मुझे कॉमेंट जरूर करना कि आपने पूरा देखा और कॉमेंट करना कि कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिससे कि हम हमारा जल्दी से हम क्या कर सकते हैं? इनॉग्रेशन खत्म कर देंगे। तो कल आ जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का NCERT वन शॉट, ठीक है। तो भूलना मत देखना, ये देख लेना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा और क्या चाहिए आपको नेक्स्ट, वो मुझे बता देना। कि क्वेश्चंस चाहिए या NCERT वन शॉट ही चाहिए, ये बता देना, ठीक है। बस ये बता देना कि NCERT वन शॉट चाहिए या क्वेश्चंस चाहिए, और NCERT वन शॉट चाहिए तो किस चैप्टर का NCERT वन शॉट चाहिए। प्लीज कॉमेंट इट बिलो सो दैट आई विल नो व्हाट यू वांट, ओके। सो विद दिस हम आ गए हैं हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।